मैं मार्शल पूर्वज नहीं बन सकता तो मैं सम्राट यान बनूंगा। अध्याय 21 मार्शल आर्ट्स हॉल में चेक इन। बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा की अग्नि प्राप्त करना। वेब नॉवल। निश्चित रूप से इसके बाद जो कुछ हुआ वह मूल इतिहास में घटी घटनाओं से बहुत अलग नहीं था। लिन यान और लिनसिया के बीच अभ्यास सत्र समाप्त होने के बाद लिन डोंग ने लिन होन के साथ अभ्यास सत्र शुरू किया। स्वाभाविक रूप से परिणाम ये हुआ कि लिन डोंग ने पूर्ण श्रेष्ठता के साथ जीत हासिल की। हालांकि लिन यान ने लिन डोंग को किसी भी दवा का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि दवा पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन लगातार अभ्यास से उसकी युद्ध क्षमता में काफ़ी सुधार हुआ था। इसलिए इस समय लिन डोंग मूल समय रेखा की तुलना में स्वभाव रूप से अधिक शक्तिशाली था। जैसा कि उम्मीद थी, लिन डोंग का मुकाबला लिन होंग से हुआ और वह बिना किसी संदेह के जीत गईं। अपने बेटे को बार बार हारते देख सहन न कर पाने के कारण लिन मांग ने अध्यापन में हस्तक्षेप किया, लेकिन लिन सियाओ ने उसे रोक दिया। इसी बीच लिन जेनतियान कुछ लोगों को लेकर पीछे चले गए। लिन मान को ध्वस्त करने के बाद उन्होंने फ्लेम पैलेस का प्रबंधन लिन सियाओ को फिर से शुरू कर दिया। फिर उन्होंने लिन यान, लिन सिया और लिन डोंग की ओर से एक सौम्य मुस्कान के साथ देखा और कहा, आज आप तीनों ने भी विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। वैसे लिन यान हो, लिन सिया हो या लिन डोंग, आप त्रिमूर्ति ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। विशेष रूप से लिन यान, मुझसे आपसे इतने उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। फोर्स शुरू करते हैं। क्लैन की प्रतियोगिता के पुरस्कार आपको बाद में नीचे भेजे जाएंगे। आप परिवार के मार्शल आर्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अगर आपको किसी और चीज़ की बर्बादी हो तो मुझे बताएंगा। शिकार की लड़ाई जल्द ही शुरू होने वाली है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसमें शानदार प्रदर्शन करेंगे। यूएन ट्राई ने लिन जेनतियान को धन्यवाद दिया और फिर अधिकतर देर तक एक ही जगह पर नॉट ट्रिक स्ट्रेट लिन फैमिली के मार्शल आर्ट हॉल की ओर चल दिया। लिन डोंग और लिन सिया स्वाभाविक रूप से इस बात से बहुत उत्साहित थे। अंततः उनके पास जो मार्शल आर्ट था वह उच्च स्तर की नहीं थी, इसलिए उच्च स्तर की मार्शल आर्ट सीखने का अवसर हासिल करना बहुत ही रोमांचक था। लेकिन लिन यान को कुछ खास महसूस नहीं हुआ। अंततः उसने पहली बार आर्ट उपकरणों के पतन की तकनीक सीखी थी, इसलिए ये यात्रा उसके लिए केवल अनिवार्यता मात्र थी। वे जल्दी ही मार्शल आर्ट हॉल में पहुंच गए। यहाँ पर लिन डोंग और लिन शिया उत्सुकता तीसरे दर्जे के मार्शल आर्ट क्षेत्र में गए ताकि वे एक उपयुक्त मार्शल आर्ट सीख सकें। दूसरी ओर लिन यान इत्मीनान से यात्रा कर रही थी। वह बस अभिनय कर रही थी और इस बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रही थी। लेकिन यूक्रेन की बात यह है कि जीवित चलते अचानक एक जानी पहचानी की आवाज़ उसकी गूंज में उभरी थी। डिंग, मेज़बान को बधाई, लिन फैमिली मार्शल आर्ट्स हॉल में आसान चेक इन करने के लिए। पुरस्कार प्राप्त हुआ, बेरल क्रिस्टल तितली वाला शेर राजा अग्नि। पुरस्कार प्राप्त हुआ, पर्पल क्लाउड व्यू। पुरस्कार बर्तन कर दिए गए हैं। कृपया प्राप्ति की पुष्टि करें, मेज़बान। यह क्या है? सिस्टम, यह अभी भी मौजूद है। मुझे लगा कि यह बहुत पहले गायब हो गया था। लिन यान कहीं पर अचंभित रह गया। जिस दिन से उसे औषधि विशेषज्ञ की अंगूठी मिली थी तब से यह प्रणाली लंबे समय से प्रकट नहीं हुई थी। और उसका सिस्टम कुछ खास था। दूसरे लोगों के सिस्टम उन्हें बताते थे कि चेक इन कहाँ करना है और हर चेक इन से पहले उन्हें क्या इनाम मिल सकते हैं। लेकिन उसके सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं बताया गया था, इसलिए उसे खुद ही पता लगाना पड़ा। इसलिए हालांकि लिन यान ने हाल ही में कई जगहों का दौरा किया था, लेकिन उसने कभी भी सिस्टम को सक्रिय नहीं किया था, जिससे उसे लगभग लगा था कि उसका सिस्टम खराब हो गया है। अप्रत्याशित रूप से उसने आज इसे सक्रिय कर दिया। प्रिंसिपियो डेल फॉर्मुलेरियो। लिन यान ने तुरंत अपनी नज़र सिस्टम द्वारा दिए गए पुरस्कारों पर केंद्रित कर ली। बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा अग्नि, बैंगनी बादल का पंख। ये दोनों पुरस्कार इस समय लिन यान के लिए बेहद फायदेमंद थे। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पहली वाली आग एक प्रकार की राक्षसी अग्नि थी जिसे शियाओ यान ने मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में प्राप्त किया था। यदि लिन यान इसे सफलतापूर्वक अवशोषित कर लेता तो न केवल उसकी बर्निंग फॉर्मूला उन्नत हो जाती, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह भविष्य में दुश्मनों पर हमला करने के लिए ज्वालाओं को नियंत्रित कर सकता था। इसका प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण था। चूंकि लिन यान के पास फिलहाल उड़ने की क्षमता नहीं थी, इसलिए पर्पल क्लाउड विंग प्राप्त करने से उसकी इस कमजोरी की कुछ हद तक भरपाई हो सकती थी। ये सोचते ही लिन यान की निगाहें थोड़ी उत्साहित हो गईं। इसी बीच लिन डोंग और लिन शिया मार्शल आर्ट का चयन पूरा करके वापस लौट आए थे। लिन यान को इतना उत्साहित देखकर वे उत्सुक हो गए। लिन डोंग आगे बढ़ा और पूछा, भाई लिन यान, आपने कौन सी मार्शल आर्ट चुनी? आप बहुत खुश दिख रहे हैं। लिन यान अपनी मुस्कान छिपा नहीं सका और बोला, क्या तुम दोनों का काम हो गया? अगर हो गया है तो चलो चलते हैं। मैं वापस जाकर अभ्यास करना चाहता हूँ। लिन शिया और लिन डोंग को इस बात से कुछ हद तक बेबसी महसूस हुई। लिन यान पहले शांत और संयमित दिख रहा था, लेकिन अब वह इतनी जल्दी बदल गया। हालांकि उनकी भावनाएं लिन यान जैसी ही थीं, इसलिए उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया और मार्शल आर्ट हॉल से चले गए।
वे तीनों अलग अलग घर की ओर तेजी से बढ़े, लेकिन सड़क के मोड़ पर पहुंचने से पहले लिन शिया ने कुछ बातें भी कहीं। अब जबकि यह पुष्टि हो गई है कि हम अगली शिकार प्रतियोगिता में भाग लेंगे, हमें अच्छी तरह से अभ्यास करने की आवश्यकता है। फ्यूरियस ब्लेड मार्शल हॉल का हमारे लिन परिवार से कोई टकराव नहीं है, जो सौभाग्य की बात है। लेकिन लेई और जी परिवार हमेशा से परेशानी खड़ी करते रहे हैं। लेई परिवार के लेईली की तरह वह 4 महीने पहले ही शरीर को मजबूत करने के 8वें स्तर पर पहुंच गया था और अब शायद 9वें स्तर पर भी पहुंच गया होगा। और शी परिवार की शी यंगइंग जैसी कोई भी 8वें स्तर पर होनी चाहिए। इस बार वे हमारे मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं। लिन डोंग ने चुपचाप इन नामों को याद किया और लिन शिया से कहा, टेम्परिंग बॉडी की 8वीं और 9वीं परतें, है ना? लगता है मुझे अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। सौभाग्य से हमारे पास भाई लिन यान हैं। भाई लिन यान तो शरीर को मजबूत बनाने के 9वें स्तर पर पहुंच चुके होंगे, है ना? ये सुनकर लिन शिया ने भी लिन यान की ओर देखा, लेकिन लिन यान ने पहले ही डॉक्यूमेंट्री पर सामान निकाल लिया था और उसने दोनों से कहा, ओह, हमारी सेनाएं लगभग एक जैसी हैं। इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं है। लिन डोंग, लिन शिया, मैं प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। अगली बार मिल रही हूँ। इतना दिखाना वह अपने घर की ओर से तेजी से चल पड़ा। लिन डोंग और लिन शिया ने एक दूसरी को बेबसी भरी मुस्कान दी। इस बारे में चुप हुए। लिन यान काफ़ी उलझन में थी। जब वह अभ्यास करना चाहता था तो उसका चेहरा मार्शल आर्ट के रूप में जाना जाता था, जो मज़ेदार था। तो फिर, बहन लिन शिया, मैं भी अभ्यास करने जा रही हूँ, लिन डोंग ने जल्दी से लिन शिया से कहा। अलविदा, भाई लिन डोंग। दोनों जल्दी से अलग हो गए और अभ्यास करने के लिए घर चले गए। दूसरी ओर, लिन यान पहले ही घर लौट आई थी और उसे औषधि विशेषज्ञ को बुलाया गया था। युवा मित्र, अचानक क्या हो रहा है? इतनी जल्दी क्यों हो? लिन यान की हरकतें वैद्य एल्डर से कुछ हैरान करने वाली थीं। उन्हें याद आया कि लिन यान पहले अधिक शांत स्वभाव का था। इस बार यह शंका क्यों हुई? एल्डर मेडिसिन विभाग, कृपया इसे देखें। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिन यान सिस्टम गैंगस्टर से पर्पल क्रिस्टल विंग लान किंग फायर को बाहर निकालने के लिए बेताब था। उसने अपनी बैलगाड़ी बनाई और उसकी आंखों के सामने एक छोटी सी रंगीन लड़की दिखाई दी। इस बूट को देखकर वैद्य बुजुर्ग दंग रह गए। अजीब सी आग। नहीं, ये तो किसी राक्षस की आग है। मेरे युवा मित्र, ये हथियार कहाँ से मिला? अध्याय समाप्त। मैं मार्शल पूर्वज नहीं बन सकता तो मैं सम्राट यान बनूंगा। सफलता का पोषण, बैंगनी अग्नि का भस्म, वेब नॉवल। इस समय, यहाँ तक कि मेडिसिन विशेषज्ञ भी लिन यान द्वारा दिखाई गई बेरल की आग को देखकर कुछ हद तक चमत्कार बिना नहीं रह सके। उनकी अद्भुत अग्नि की महानता का कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उन्होंने तकनीकी के विकास की आशा जगाई थी। इसलिए उसने लिन यान से पूछा बिना नहीं रह सका, युवा मित्र, ये सुरक्षा कारणों से मिला? लिन यान ने कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे जवाब दिया, यह मैंने सिस्टम से प्राप्त किया है। यह आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि वैद्यकीय यंत्र को धीमी गति से शुरू किया गया। मुझे समझ आया। मुझे लगा कि इसे इसी दुनिया से प्राप्त किया गया है। लेकिन वह जल्दी ही समझ गया। इस प्रणाली से पशु अग्नि भी प्राप्त की जा सकती है, तो इसका क्या अर्थ है कि वह भविष्य में दिव्य अग्नि भी प्राप्त कर सकता है? इस नज़रिए से देखा जाए तो ऐसा अनोखा होता है कि भविष्य में लिन यान को दिव्य अग्नि प्राप्त होने की संभावना है और यह भी बढ़ गया है। वैद्य ने अपने पहले के दुख को भुला दिया और लिन यान की ओर से अपील करते हुए कहा, बधाई हो मेरे युवा मित्र। अब जब तक आप पशु अग्नि प्राप्त कर सकते हैं, भविष्य में दिव्य अग्नि प्राप्त करना असंभव नहीं हो सकता है। और जब तक आप दिव्य अग्नि प्राप्त कर सकते हैं, आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लिन यान ने इसका जवाब सिर हिलाया में दिया। बगल में बैठे वैद्य बुजुर्ग ने तुरंत लिन यान से पूछा, वैसे मेरे युवा मित्र, तुम्हें ये भयानक आग कैसे लगेगी? लिन यान ने सीधे वैद्य बुजुर्ग को अपनी योजना बताई। एल्डर मेडिसिन, मैं इस चीज़ को बर्निंग टेक्निक के उपयोग के लिए भस्म करने की योजना बना रहा हूँ। हालांकि ये केवल पशु अग्नि है, लेकिन वर्तमान में बर्निंग टेक्निक का स्तर कम होने के कारण इसे ग्रहण करने के बाद भी मुझे कुछ सुधार मिल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे पास अभी तक दिव्य अग्नि नहीं है। इसलिए मेरी आत्मा की शक्ति से उत्पन्न मूल अग्नि की तुलना में ये पशु अग्नि स्पष्ट रूप से अधिक उपयोगी है। अग्नि वह युद्ध के लिए हो या रसायन विद्या के लिए है। वह अपने विचार चरण दर चरण समझाए। वास्तव में, हालांकि लिन यान पहली बार बर्निंग टेक्निक का अभ्यास कर रही थी, लेकिन बैटल थ्रू द हेवंस देखने के कारण उसे बर्निंग टेक्निक के सिद्धांत मार्ग की पूरी जानकारी थी। इसलिए वह स्वयं एक स्वतंत्र विचारधारा मार्गदर्शक तैयार कर सकती थी। जी हाँ मेरे दोस्त, तुमने जो कहा वह उधार है। ये एक अच्छा विचार है। वैद्य बुजुर्ग ने लिन यान की योजना से कंसंट्रेट और मंजूरी में सिर हिलाया। फिर लिन यान के हाथ में मौजूद पशु अग्नि को देखा और कहा, तो फिर आओ पशु अग्नि को भस्म करने से पहले की अग्नि को शुरू करो।
यद्यपि ये दिव्य अग्नि नहीं है, लेकिन पशुवत अग्नि को धारण करना आसान नहीं है, इसलिए इस प्रकार की अग्नि को भस्म करना हमारे लिए अमृत की सहायता की भी आवश्यकता है। और हाँ, मेरे युवा मित्र, फायर हैंड में ये भयंकर अग्नि अभी भी बहुत कमज़ोर है। यदि आप बर्निंग टेक्निक को बेहतर बनाने के लिए इसका सेवन करना चाहते हैं, तो इसे मूल अग्नि बीज में गर्म करके परिष्कृत करना सबसे अच्छा है। इसे अपनी मूल शक्ति से लगातार बनाए रखें, और जब ये बर्निंग टेक्निक एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाए, तो अमृत और बर्निंग टेक्निक का उपयोग करके इसका सेवन करें। अंततः वैद्य तो वैद्य ही थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि लिन यान ने पशु अग्नि भस्म करने की योजना बनाई है, उन्होंने तुरंत एक व्यापक योजना तैयार कर ली। उन्होंने यान को टैक्सी भी दे दी। लिन यान द्वारा औषधीय सामग्री लाए जाने पर वैद्युतिक सीधे औषधि तैयार की जा सकती है, लेकिन अवलोकन, सबसे महत्वपूर्ण बात थी पशु अग्नि का पोषण करना। ठीक है, ऑनलाइन एल्डर मेडिसिन की योजना का पालन करें। लिन यान ने सिर हिलाया। इसके बाद वैद्य ने लिन यान के अनमोल हाथ पर रख दिया। अपने दिमाग में बड़ी मात्रा में शराब के प्रवाह को महसूस करते हुए लिन यान ने फिर से एक पल के लिए विचार किया, अपनी ही सिकोड़ ली और पालती की मौत बैठ गई। सबसे पहले भंवर के अंदर बेरल आग को शामिल करने में सक्षम एक छोटा सा स्थान छोड़ दिया। जब स्थान बने तो अग्नि से अग्नि की एक रूढ़ी और उसे सांस लेने से पहले मूल शक्ति से लपेट लेना। अंत में इसे पूरी तरह से आश्वस्त कर लें। वैद्य बुजुर्ग कांस्टेंट लिन यान को याद दिलाते रहे, और लिन यान ने अपने मन में उभरते कदमों और वैद्य बुजुर्ग के मार्गदर्शन किया। जल्द ही मूल अग्नि बीज का विनाश पूरा हो गया। अब यही मेरा जुनून है। लिन यान ने अपनी फिर से शूटिंग की और क्लाइमेट से वायलट आग को नियंत्रित करने लगा, जो उसके हाथों में एक खिलौने की तरह लगातार बदल रही थी। अब लिन यान बेरल अग्नि और अपने वंश के बीच संबंध को महसूस कर सकते थे। अग्नि को नियंत्रित करने का समय उसे और अधिक सहजता का अनुभव हुआ। इतना बुरा भी नहीं, ये देखकर वैद्य बुजुर्ग ने संतुष्टि से सिर हिलाया, लेकिन उन्होंने तत्काल याद दिलाते हुए कहा, लास्ट टार्क पशु अग्नि अभी भी ड्राई है और इसे मूल शक्ति से स्थापित करने की आवश्यकता है। अन्यथा चाहे वह युद्ध के लिए हो या रासायनिक विद्या के लिए, वह पर्याप्त नहीं होगा। लिन यान ने वैद्य बुजुर्ग को सिर हिलाकर सहमति दी। फिर वैद्य बुजुर्ग के मार्गदर्शन का पालन करते हुए उनके शरीर के अंदर मौजूद मूल शक्ति से वन्यजीव अग्नि का पोषण करना शुरू कर दिया। ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी थी और इसे 1 या 2 दिन में भी जल्दी पूरा नहीं किया जा सकता था। इसलिए लिन यान पूरे 7 दिनों तक अपने कमरे में ही रहा और मूल तत्व अपनी शक्ति से आग को नष्ट करता रहा। 7 दिन बाद लिन यान ने पिछवाड़े में नील अग्नि की खोज की। इस समय बेरंग रंग की आग पहले की तुलना में कहीं अधिक तीव्र थी। परीक्षण किए जाने पर बेरल अग्नि लिन यान की पथरी के शीर्ष पर स्थापित किया गया। इसकी झुलसी हुई लेई वाली गर्मी से ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई छोटा सूरज हो। लिन यान ने अपनी रियाल भींची और बराक ओबामा ने अपने एक मरीज को घेर लिया। उसने अपना हाथ जमीन पर पटका और भयंकर तूफान के साथ साथ अपार शक्ति भी जमीन पर गिरा दी। अचानक एक रंगीन आवाज गूंजी, जिसके बाद लिन यान की गहरी आवाज के साथ एक स्पष्ट झटका की आवाज गूंजी, जो काफी देर तक बाहर की ओर घूमती रही और अंत में रुक गई। कितनी शक्तिशाली शक्ति है! इस अग्नि से मेरी युद्ध क्षमता में फिर से सुधार हुआ है। लिन यान की आंखें चमक उठी और वह बोलने से खुद को रोक नहीं पाई। हे मेरे युवा मित्र, दिव्य अग्नि की तुलना में ये राक्षसी अग्नि तो बच्चों का खेल है। वैद्य बुजुर्ग ने नामांकित हुए लिन यान से कहा। फिर उन्होंने आगे कहा, लेकिन अब इस बेरल आग की शक्ति लगभग उस सीमा तक पहुंच रही है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप जलाने की तकनीक का उपयोग करके इसकी तैयारी करें। लिन यान ने वैद्य बुजुर्ग को सिर हिलाकर सहमति दी। तो मैं बुजुर्ग को परेशान करूंगी, वैद्य बुजुर्ग ने कहा। कुछ नहीं है। फिर उसने सीधे तौर पर दवा बनाने वाले पोस्टर को बुलाया और दवा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। वैसे देखा जाए तो इस बार जिन औषधीय आयुर्वेद की आवश्यकता थी, उनकी संख्या काफ़ी अधिक थी और उनमें से अधिकांश द्वितीय श्रेणी की औषधीय सामग्रियां थीं। कुछ दिन पहले लिन यान ने किसी से क्लैन की प्रतियोगिता में मिले कमीशन के बदले दवा की कमी के लिए पैसे मांगे थे। शांत रूप से जब लिन जेंटियन को पता चला कि उसे ड्रग्स की बर्बादी है, तो उसने सीधे उसे दुगुनी नकद दे दी और हिदायत दी कि अगर ये कम पड़ा तो और मांग ले। परिणामस्वरूप औषधीय सामग्री के अवशेषों के बाद लिन यान के पास काफ़ी बड़ी नकदी बची थी। चलो शुरू करें। वैद्य ने तत्काल सारी औषधीय सामग्री औषधि के पोचे में डाल दी। एक कुशल रसायनशास्त्री के गुण औषधि विशेषज्ञ कोलाजियन बनाना बहुत आसान लगता था। कुछ द्वितीय श्रेणी की गोलियां बनाने के लिए औषधीय मठ के लिए एक बड़ी गोलियां की आवश्यकता थी। उन्होंने सहजता से औषधियां बनाना शुरू किया और कुछ ही समय बाद आसान गोलियां बना लीं। चमकती और आकर्षक को देखकर वैद्य ने उन्हें यान को 3 बार ज्वलनशील बनाया और कहा, युवा मित्र, औषधि तैयार है और अग्नि को भस्म किया जा रहा है।
अब आग के लैपटॉप को जलाने की आपकी बारी है। इस अध्याय का अंत, मैं मार्शल पूर्वज नहीं बन सकता तो मैं सम्राट यान बनूंगा या बर्निंग टेक्निक अपग्रेड, एडवांस्ड पर्पल क्लाउड विंग्स, वेब नॉवल। वैद्य के शब्दों को सुनकर लिन यान का चेहरा कुछ गंभीर हो गया। उसने वैद्य बुजुर्ग को सिर हिलाकर सहमति दी, फिर पालथी मारकर बैठ गया और सीधे कई गोलियां निगलकर अपनी आंखें बंद कर लीं। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ, लिन यान ने वैद्य बुजुर्ग को उत्तर दिया। उसके बाद लिन यान ने अपने शरीर के भीतर चक्रवात को नियंत्रित करना शुरू कर दिया और उसे तेजी से घुमाने लगा। चक्रवात की गति लगातार बढ़ती गई और अंततः वह इतनी तेजी से घूमने लगा कि एक छोटे बवंडर जैसा दिखने लगा। चक्रवात के भीतर की बैंगनी आग भी उसकी गति के साथ साथ फैल गई। लिन यान ने नियंत्रण के लिए अपनी बर्निंग टेक्निक को सक्रिय करना शुरू किया। पल भर में एक प्रचंड पीली तात्विक शक्ति ज्वार की तरह उमड़ी और बैंगनी आग को बुझा दिया। बैंगनी अग्नि संकट का सामना करने लगी और लगातार अपनी ऊर्जा का उपयोग करके प्रतिरोध करने लगी। हालांकि इस प्रतिरोध का सामना करते हुए लिन यान ने अपने शरीर के भीतर की मौलिक शक्ति को सक्रिय करना जारी रखा और निर्दयतापूर्वक इसे दबा दिया। बैंगनी रंग की आग को परिष्कृत करने की प्रक्रिया लगभग आधे दिन तक चली। आधे दिन के बाद जैसे जैसे बैंगनी आग की लौ कमजोर होती गई, लिन यान के शरीर के भीतर की मौलिक शक्ति का रंग धीरे धीरे पीले से बैंगनी में बदल गया। अंततः लिन यान ने अपनी आंखें खोली, उसकी निगाहों में थोड़ी सी उत्तेजना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। क्या ये हो गया? ये देखकर वैद्य बुजुर्ग तुरंत पास आए और लिन यान से पूछा। ये हो चुका है, लिन यान ने वैद्य बुजुर्ग को सिर हिलाकर सहमति दी। एक बार फिर उसने अपने शरीर के भीतर मौलिक शक्ति का संचार किया और पाया कि मौलिक शक्ति का प्रवाह पहले की तुलना में कुछ गुना तेज था। वास्तव में बर्निंग टेक्निक ने सफलतापूर्वक सफलता हासिल कर ली है। इस अभियान की गति येलो रैंक के मध्यवर्ती स्तर पर होनी चाहिए। लिन यान की बर्निंग टेक्निक की गति को महसूस करते हुए वैद्य बुजुर्ग ने सहमति में सिर हिलाया और टिप्पणी की। फिर उसने पूछा, और बैंगनी आग, क्या तुम अब भी उसे नियंत्रित कर सकते हो? लिन यान ने वैद्य के निर्देश पर सिर हिलाकर सहमति दी, फिर अपनी हथेली खोली और उसकी हथेली से पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बैंगनी लौ निकली। ये देखा जा सकता था कि बर्निंग टेक्निक द्वारा समाहित होने के बाद बैंगनी अग्नि उसमें विलीन हो गई थी। दूसरे शब्दों में लिन यान अब बर्निंग टेक्निक से बैंगनी अग्नि को स्वतंत्र रूप से निकाल सकता था, ठीक उसी तरह जैसे शियाओ यान अपनी बर्निंग टेक्निक से विभिन्न प्रकार की अग्नियों को निकाल सकता था। बधाई हो मेरे युवा मित्र, इस बार बैंगनी अग्नि को भस्म करके तुमने न केवल एक अतिरिक्त ज्वाला को हथियार के रूप में प्राप्त किया है, बल्कि तुम्हारी मार्शल आर्ट तकनीक भी उन्नत हो गई है। ये सचमुच जश्न मनाने लायक बात है। वैद्य ने मुस्कुराते हुए लिन यान को बधाई दी। यह मुख्य रूप से एल्डर मेडिसिन के समर्थन के कारण संभव हुआ है। लिन यान मुस्कुराए और वैद्य बुजुर्ग को जवाब दिया। उसने तुरंत सिस्टम से हाल ही में प्राप्त पर्पल क्लाउड विंग्स निकाले और मेडिसिन एल्डर से कहा, लेकिन अभ्यास अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये सिस्टम से हाल ही में प्राप्त हुआ है और इसका उपयोग अभ्यास के लिए किया जा सकता है। वैद्य बुजुर्ग ने बैंगनी बादल पंखों के परिचय को कुछ उलझन के साथ देखा, फिर अपनी दृष्टि हटाकर आश्चर्य से कहा, क्या ये वास्तव में एक उच्च स्तरीय गहन श्रेणी की उड़ने वाली मार्शल आर्ट है? ऐसी चीजें भी बेहद दुर्लभ होती हैं। आखिरकार हमारे इलाके में डकिंग बनने से पहले उड़ान भरना लगभग असंभव है। लेकिन अगर आपके पास उड़ने की मार्शल आर्ट है तो आप पहले से ही उड़ने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। और डो किंग बनने के बाद डो ची विंग और उड़ने की मार्शल आर्ट के संयोजन से चारों पंख मिलकर और भी भयानक गति उत्पन्न कर सकते हैं। इतना कहकर वैद्य ने लिन यान की ओर मुस्कुराते हुए कहा, युवा मित्र, तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो। ऐसी दुर्लभ चीजें मिल तो जाती हैं, लेकिन उन्हें पाने की कोशिश नहीं की जाती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसे हासिल कर लोगे। लिन यान मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं बोला। आखिर यह सिस्टम से मिला था, इसलिए ये साधारण तो हो ही नहीं सकता था। इसके अलावा लिन यान जानता था कि अगर वह भविष्य में भी रोजाना लॉग इन करता रहेगा तो सिस्टम से उसे और भी शक्तिशाली खजाने जरूर मिलेंगे। इसलिए उसने ज्यादा हैरानी नहीं दिखाई और इसके बजाय सीधे अपने पर्पल क्लाउड विंग्स का अभ्यास करना शुरू कर दिया। हालांकि पर्पल क्लाउड विंग्स में महारत हासिल करना आसान नहीं था, क्योंकि यह भी एक उन्नत प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट था जो कि 8 एक्सट्रीमिटीज कोलैप्स के समान था जिसे लिन यान ने पहले सीखा था। 8 अंगों के ढहने की तकनीक सीखने में बहुत ऊर्जा खर्च हुई थी और हालांकि अब उसकी ताकत में काफ़ी वृद्धि हो गई थी, फिर भी एक और उन्नत स्तर की मार्शल आर्ट में महारत हासिल करना आसान नहीं था। इसलिए इसके बाद के समय में लिन यान ने मुख्य रूप से इस मार्शल आर्ट का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस तरह के निरंतर अभ्यास के बाद 1 महीने से अधिक समय बीतने पर लिन यान ने अंततः बैंगनी बादल पंखों में संतोषजनक महारत हासिल कर ली। उसने अपने शरीर के भीतर की तात्विक शक्ति को सक्रिय किया और अपने बैंगनी बादल पंखों को फैलाकर हवा में तैरने लगा। पर्पल क्लाउड विंग्स में भी महारत हासिल कर ली है।
अपने पंख समेटने के बाद लिन यान ने कुछ संतुष्टि के साथ कहा, अब मेरे युवा मित्र, तुम्हारे पास उपयोग करने के लिए और भी अधिक साधन उपलब्ध हैं। पर्पल फायर और एट एक्सट्रीमिटीज कोलैप्स जैसी आक्रामक तकनीकों के अलावा आपके पास पर्पल क्लाउड विंग्स जैसी उड़ने की मार्शल आर्ट भी है। अगर आप मैदान में किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी से टकराते हैं जिसे आप हरा नहीं सकते, तो आप पर्पल क्लाउड विंग्स का इस्तेमाल करके सीधे बच निकल सकते हैं। जब तक सामने वाले के पास उड़ने की क्षमता नहीं है, तब तक वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वैद्य बुजुर्ग ने भी भावुक होकर आह भरी। लिन यान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। एल्डर मेडिसिन की बातें समझ में आती हैं। इसलिए इसके बाद के समय में लिन यान ने मुख्य रूप से इस मार्शल आर्ट का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस तरह के एकाग्रतापूर्ण अभ्यास से लिन यान ने अन्य सभी सामाजिक मेलजोल को दरकिनार कर दिया। 1 महीने से भी अधिक समय बाद एक सुबह लिन यान ने आखिरकार बैंगनी बादल पंखों में संतोषजनक महारत हासिल कर ली। उसने अपने शरीर के भीतर की तात्विक शक्ति को सक्रिय किया और अपने बैंगनी बादल पंखों को फैलाकर हवा में तैरने लगा। पर्पल क्लाउड विंग्स में भी महारत हासिल कर ली है। अपने पंख समेटने के बाद लिन यान ने कुछ संतुष्टि के साथ कहा, अब मेरे युवा मित्र, तुम्हारे पास उपयोग करने के लिए और भी अधिक साधन उपलब्ध हैं। पर्पल फायर और एट एक्सट्रीमिटीज कोलैप्स जैसी आक्रामक तकनीकों के अलावा आपके पास पर्पल क्लाउड विंग्स जैसी उड़ने की मार्शल आर्ट भी है। अगर आप मैदान में किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी से टकराते हैं जिसे आप हरा नहीं सकते, तो आप पर्पल क्लाउड विंग्स का इस्तेमाल करके सीधे बच निकल सकते हैं। जब तक सामने वाले के पास उड़ने की क्षमता नहीं है, तब तक वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वैद्य बुजुर्ग ने भी भावुक होकर आह भरी। लिन यान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। एल्डर मेडिसिन की बातें समझ में आती हैं। उसने समय पर नजर डाली। यह अभी भी जल्दी है। वैसे कल लिन डोंग और किंग टैन ने मुझे आज किंग्यांग कस्बे के बाजार में आमंत्रित करने की योजना बनाई थी, लेकिन मैंने अभ्यास के नाम पर मना कर दिया। लेकिन अब जब अभ्यास खत्म हो गया है, तो उन्हें देखे हुए काफ़ी समय हो गया है। क्यों न जाकर उनसे मिलूं? आखिरकार मैं फिलहाल अभ्यास नहीं करना चाहता, ताकि रास्ते में आराम कर सकूं। इतना कहकर लिन यान किंग्यांग टाउन मार्केट की ओर चल पड़ी। इस बीच दूसरी तरफ किंग्यांग कस्बे में बाजार के ऊपर लोगों के 2 समूह तनावपूर्ण गतिरोध में थे, जो किसी भी क्षण लड़ाई में तब्दील होने की कगार पर थे। पता चला कि लोगों के ये दोनों समूह लिन परिवार और लेई परिवार की युवा पीढ़ी के लोग थे। आज लिन डोंग और किंग टैन मूल रूप से बाजार में घूमने आए थे, लेकिन रास्ते में उन्हें अप्रत्याशित रूप से पता चला कि लिन शिया को लेई परिवार के लोगों द्वारा परेशान किया गया था। इसलिए लिन डोंग बिना किसी झिझक के तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और यहां तक कि लिन शिया का बचाव भी किया। हालांकि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि शी यंगलिंग और लेई ली भी पास ही में मौजूद थी, इसलिए स्थिति के बारे में पता चलने पर वे भी तुरंत वहां पहुंच गईं और अब वे लिन डोंग, लिन शिया और अन्य लोगों को ठंडी निगाहों से घूर रही थीं। तुम लिन परिवार से लिन शिया और लिन डोंग हो, है ना? तुम्हारी हरकतें बहुत ही अनुचित थीं। कभी कभी लापरवाही भरा व्यवहार भारी पड़ सकता है। शी यंगलिंग ने लिन डोंग और लिन शिया को घूरते हुए ठंडे लहजे में कहा। लेकिन लिन डोंग उनसे जरा भी नहीं डरा। शी यंगलिंग की बातें सुनकर उसने बस व्यंग्य किया, जब वे अभी मेरे लिन परिवार के सदस्यों को परेशान कर रहे थे, तब तुम कहाँ थे? मुझे कोई पाखंडी बकवास मत सुनाओ। आखिरकार बात तो यही है कि किसकी मुट्ठी बड़ी है। तुम्हें मेरा लिन परिवार पसंद नहीं है, इसलिए तुम हमें दबाने के मौके ढूंढते हो, लेकिन दुर्भाग्य से हम नरम टमाटर नहीं हैं। लिन डोंग की बातों से शी यंगलिंग कुछ हद तक अवाक रह गई। आखिरकार ये घटना वास्तव में उनके शी परिवार द्वारा ही उकसाई गई थी, इसलिए उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन बगल में खड़ी लेई ली अपनी हंसी नहीं रोक पाए और बोली, बिल्कुल सही कहा। आखिर में बात तो यही है कि किसकी मुट्ठी ज्यादा ताकतवर है। तो क्या तुम में वो दम है? बिना कुछ कहे वह आगे बढ़ा और लिन डोंग पर एक घूंसा फेंका। ये देखकर लिन डोंग ने भौहें चढ़ाईं और तुरंत अपनी रक्षा के लिए 10 रेसाउंडिंग बैकफिस्ट का इस्तेमाल किया। लेकिन फिर भी लेई ली के मुक्के के बाद लिन डोंग का शरीर कई मीटर पीछे धकेल दिया गया और उसकी मुट्ठियां कांप रही थीं, जिससे स्पष्ट था कि उसे काफी नुकसान हुआ था। 10 जोरदार मुक्के, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने अहंकारी हो। लेकिन अगर तुम्हारी पूंजी सिर्फ यही है, तो शायद आज तुम सबको हार मानकर चले जाना पड़ेगा। लेई ली को कुछ हद तक आश्चर्य हुआ कि लिन डोंग उसके वार को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन लिन डोंग की शक्ल देखकर उसने ताना मारा और फिर से आगे बढ़कर एक और मुक्का मारा। क्या आप लेई परिवार की लेई ली हैं? कितना घमंडी है। लेकिन अचानक अप्रत्याशित रूप से एक आवाज सुनाई दी। फिर इस आवाज के साथ ही अचानक लिन डोंग के सामने एक आकृति प्रकट हुई। लिन डोंग के प्रतिक्रिया करने से पहले ही युवक आगे बढ़ा और आसानी से लेई ली के मुक्के को चकमा दिया, फिर सीधे एक मुक्के से उसे पीछे धकेल दिया। लेई ली को काफी पीछे धकेल दिया गया और जब उसने दोबारा उस युवक की ओर देखा, तो उसकी निगाहें बेहद ठंडी हो गईं। आप कौन हैं? लेई ली ने ठंडे स्वर में पूछा। इस पर युवक ने शांत भाव से उत्तर दिया, लिन परिवार से, लिन यान। इस अध्याय का अंत।
मैं मार्शल पूर्वज नहीं बन सकता तो मैं सम्राट यान बनूंगा। 8 अंक ढह गए, लेई ली को मुक्का मारा गया। वेब नॉवल। इस समय किंगयान टाउन में युवा पीढ़ी के सबसे मजबूत सदस्य के रूप में पहचाने जाने वाले लेई ली को लिन यान के मुके से सीधे पीछे धकेलते हुए देखकर लेई और शी परिवारों की बाकी युवा पीढ़ी गहरे सदमे से भर गई। लिन यान, मैंने पहली बार उसके बारे में सुना है, लेकिन उसकी ताकत वाकई प्रभावशाली है। सचमुच, ये पहली बार है जब मैंने भाई लेई ली को किसी युवा पीढ़ी के हाथों हारते देखा है। आखिर लिन यान कौन है? अगर मुझे सही याद है तो भाई लेई ली पहले ही शरीर को मजबूत करने की 9वीं परत तक पहुंच चुके हैं, फिर भी उन्हें इस लिन यान ने हरा दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि वे पृथ्वी तत्व के स्तर पर हों? इतनी कम उम्र में पृथ्वी तत्व का अभ्यास करने वाला? असंभव, बिल्कुल असंभव। युवा पीढ़ी उत्सुकता से चर्चा करने लगी और लिन यान को विस्मय और भय के मिश्रित भावों से देखने लगी। किनारे पर खड़ी शी यंगेंग अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। अपने आसपास के इन जूनियर खिलाड़ियों के डरे हुए चेहरों को देखकर उसे गुस्सा आया और उसने चिढ़कर कहा, चुप रहो तुम सब। लेई ली को सिर्फ इसलिए झटका लगा क्योंकि वह भी अचानक हमले का शिकार हो गया था। अगर आमने सामने की टक्कर होती तो वह भला भाई लेई ली का मुकाबला कैसे कर पाता? तो अपनी बेतुकी अटकलें बंद करो और चुपचाप देखो। दूसरी ओर लेई ली ने गंभीरता से लिन यान की ओर देखा। वह पहले भी लिन यान से लड़ चुका था और उसकी ताकत को अच्छी तरह जानता था। अभी अभी हुए अचानक हमले को ध्यान में रखते हुए भी लेई ली को अब भी लगता था कि लिन यान बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि अगर ताकत में अंतर बहुत ज़्यादा होता तो छुपकर हमला करने पर भी उसकी रक्षा पंक्ति को भेदना नामुमकिन होता। इसके अलावा लेई ली को अभी भी उस जगह पर हल्का दर्द महसूस हो रहा था जहां लिन यान ने उस पर हमला किया था। इसलिए वह जानता था कि भले ही लिन यान उसका मुकाबला न कर पाए, लेकिन उसकी ताकत भी उससे बहुत कम नहीं होगी। लिन यान, मैंने सुना है कि लिन परिवार में हाल ही में लिन यान नाम का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा हुआ है, क्या वह तुम हो? मुझे लगता था कि तुम लिन हॉन की तरह ही एक आम इंसान हो। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका। आप में कुछ हुनर तो हैं। इसलिए इस समय लेई ली ने पहले की तरह अनौपचारिकता के बजाय गंभीर भाव से लिन यान से बात की। लिन यान को लेई ली की तरफ ध्यान देने की कोई परवाह नहीं थी। उसने लेई ली को आपस में बात करने दिया और अपनी निगाहें सीधे बगल में बैठे लिन डोंग, किंग टैन और लिन शिया की ओर घुमाते हुए पूछा। लिन डोंग, किंग टैन, लिन जिया, क्या आप सब ठीक हैं? लिन यान के आने की खबर मिलते ही वे तीनों भी बहुत खुश हुए। भाई लिन यान, आपका आना अच्छा हुआ, वरना आज की स्थिति संभालना आसान नहीं होता। मुझे इस आदमी से निपटने में कुछ परेशानी हो रही है। लिन डोंग ने लिन यान से कुछ कृतज्ञता भरे लहजे में कहा। किंग टैन ने लिन यान को खुशी से भरे चेहरे से देखा। दूसरी ओर लिन शिया ने लिन यान को कुछ हद तक बिगड़ी हुई नज़र से देखा। हर बार जब भी तुम महत्वपूर्ण क्षण का इंतजार करते हो तो अगर तुम और देर से आते तो हम मुसीबत में पड़ जाते। इस पर लिन यान ने अजीब सी मुस्कान दी, लेकिन लिन यान द्वारा उपेक्षित महसूस करते हुए लेई ली को थोड़ा गुस्सा आया। बिना कुछ कहे उसने सीधे हमला करते हुए कहा, लगता है घमंडी तो तुम हो, है ना? लिन शिया ने तुरंत लिन यान को याद दिलाया, सावधान रहो। ये देखकर लिन यान ने पलटकर आसानी से लेई ली के हमले को चकमा दिया और फिर सीधे 8 अंगों के ढहने की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जोरदार प्रहार किया। क्या तुम्हें लगा था कि तुम बच जाओगे? पहले तो ये सिर्फ एक छुपकर किए गए हमले की वजह से ही संभव था। लेई ली ने ठंडी सांस ली। उसका इरादा बचने का बिल्कुल नहीं था, बल्कि वह लिन यान का सीधे सामना करने का इरादा रखती थी। टकराना। जल्द ही दोनों के मुंह के आपस में टकरा गए। इसका स्वाभाविक परिणाम लेई ली की अपरिहार्य हार थी। लेई ली ने अभी जिस मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया था वह लेई परिवार की केवल द्वितीय श्रेणी की मार्शल आर्ट थी, लेकिन लिन यान ने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया वह थी अष्टांगिक पतन, एक एक्सट्रीमिटीज कोलैप्स, जो 9वीं श्रेणी की मार्शल आर्ट के बराबर थी। इसलिए जब लिन यान की मुट्ठी ने लेई ली पर प्रहार किया तो लेई ली को अचानक ऐसा लगा जैसे उसे किसी छोटे पहाड़ से टक्कर लगी हो। वह पूरी तरह से हवा में उछल गया और बुरी तरह से जमीन पर लुढ़कने लगा। प्रिंसिपियो डेल फॉर्मुलरियो। अब लेई और शी परिवारों की युवा पीढ़ी के साथ साथ शी यंगइंग भी पूरी तरह से अचंभित रह गईं। अगर पहले लिन यान ने लेई ली को इसलिए हराया था क्योंकि उसने उस पर घात लगाकर हमला किया था, तो अब लिन यान ने सचमुच उसे आमने सामने की लड़ाई में हराया था। जब उन्होंने लिन यान को देखा तो उनकी आंखों में घोर हैरानी छा गई। ये कैसे संभव है? भाई लेई वास्तव में, हे लेई परिवार के भाई लेई की तो सच में बहुत बुरी पिटाई हुई। उफ, ये दृश्य देखना वाकई एक शानदार अनुभव था। अचानक पास की एक इमारत से 10 से अधिक लोग कूदकर नीचे उतरे और सबके सामने प्रकट हो गए। फिर आगे चल रहे युवक की हल्की हंसी सुनाई देने लगी। वू युन, कुंफू ब्लेड हॉल। संघर्ष करते हुए लेई ली जमीन से उठा। इस समय भी उसकी मुट्ठियों में थोड़ी सुन्नता और दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वह इस दर्द को सहन करने के अलावा कुछ नहीं कर सका और उसने गुस्से से उस युवक की ओर देखा।
वू युन, क्या तुम भी कुंग-फू ब्लेड हॉल से इस मामले में दखल दे रहे हो? वू युन मुस्कुराया और बोला, हम कुंग-फू ब्लेड हॉल में हमेशा न्यायपूर्ण तरीके से काम करते आए हैं। हमें ताकतवर लोगों द्वारा कमजोरों पर अत्याचार करना पसंद नहीं है। चून की लेई और शी दोनों परिवार मिलकर लिन परिवार पर अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए हम चुप नहीं रह सकते थे और स्वाभाविक रूप से हमें कार्रवाई करनी पड़ी। तुम, बगल में खड़ी शी यंगयिंग ये सुनकर लगभग आग बबूला हो गई। आखिर वहां मौजूद सभी लोगों को यह स्पष्ट था कि उनके लेई और शी परिवारों की बेइज्जती हो रही थी, फिर भी वू युन ने बेशर्मी से सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिससे वह बेहद क्रोधित हो गई। ठीक है, हम आज की घटनाओं को याद रखेंगे। हालात को देखते हुए लेईली को पता चल गया कि यहाँ ज्यादा देर रुकना बुद्धिमानी नहीं होगी। उसने पीछे खड़े लिनयान की ओर देखा और जल्दी से कहा, लिनयान, हम शिकार की लड़ाई में अपना हिसाब चुकता करेंगे। तब तक मैं तुम्हें इसका पछतावा करवा दूंगा। इन कठोर शब्दों को कहने के बाद लेईली लेई और शी परिवारों की युवा पीढ़ी को अपने साथ ले गई। भीड़ के बीच शी यंगयिंग ने जाने से पहले चुपके से लिनयान की तरफ देखा। भाई, तुम लिनयान हो, है ना? वाह, आप तो कमाल हैं। हमने अभी अभी पीछे से देखा। आपने सिर्फ एक मुक्के से लेईली को हवा में उड़ा दिया। आप बहुत ताकतवर हैं। लिन शिया, तुम्हारे लिन परिवार ने इस बार वाकई एक असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। इस बीच दूसरी तरफ लेईली और अन्य लोगों के चले जाने के बाद वू युन के व्यवहार में जबरदस्त बदलाव आया। पहले वह भले ही उपद्रवी जैसा दिखता था, लेकिन अब वह एक मिलनसार और विनोदी व्यक्ति बन गया था। उसने पहले लिनयान की ताकत की प्रशंसा की, फिर लिन शिया से अलग से बातचीत शुरू कर दी, मानो वह उसे लंबे समय से जानता हो। हालांकि लिन शिया भी इस घटना से स्तब्ध थी, फिर भी उसने बाहरी लोगों की उपस्थिति के कारण गर्व का भाव दिखाया। वह लिनयान के कंधे पर झुक गई और फिर वू युन से बोली, बेशक, लिनयान हमारे लिन परिवार की सबसे प्रतिभाशाली सदस्य है। लिनयान ने विनम्रतापूर्वक वू युन से कहा, भाई वू युन, आज हमारी मदद करने आने के लिए धन्यवाद। लिनयान के अचानक आए इस बदलाव से वू युन और बाकी लोग थोड़े हैरान थे। उन्होंने सोचा था कि इतनी ताकतवर शख्सियत घमंडी होगी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतना विनम्र होगा। इसलिए लिनयान की बातें सुनकर उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। भाई लिनयान, आप मजाक कर रहे हैं। अगर हम नहीं भी आते तो भी लेईली और बाकी लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। आखिर भाई लिनयान की ताकत वाकई बहुत ज़बरदस्त है। ये कहकर वू युन हंसते हुए बोला, देर हो रही है, हमें कुछ काम है, इसलिए हम पहले चलते हैं। शिकार की लड़ाई में मिलते हैं। उम्मीद है अगली बार तुम लेईली को फिर हरा दोगे। वू युन ने कुछ और पल बातचीत की, फिर मुस्कुराते हुए अलविदा कहा और अपने समूह के साथ चले गए। लिनयान मुस्कुराए और उन्हें जाते हुए देखती रही। जैसे ही उसने अपनी नज़रें हटाईं, उसने देखा कि लिन शिया अनजाने में उसके करीब झुक गई थी। उसका चेहरा लगभग उसके चेहरे को छू रहा था। लिनयान को देखते हुए लिन शिया ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। भाई लिनयान, आपकी ताकत इतनी अद्भुत है। आपने तो लेईली को भी हरा दिया। अरे यार, आपने पहले हमसे झूठ बोला था, कहा था कि आपकी ताकत हमारी जैसी है। आप तो इसे छुपाने में माहिर हैं। इस अध्याय का अंत, मैं मार्शल पूर्वज नहीं बन सकता तो मैं सम्राट यान बनूंगा। लिन परिवार का सदमा, शक्तिशाली लिनयान वेब नॉवल। लिन शिया की शोकी मुस्कान देखकर लिनयान ने बस अपना सिर प्रभाव सा हिलाया। उसने बिना किसी झिझक के कहा, दरअसल मैंने हाल ही में एक बड़ी सफलता हासिल की है। मेरी सेनाएं पहले आपकी सेनाओं के लगभग बराबर ही थीं, और इसके अलावा लीली ने शायद अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। अभी उसका हाव भाव देखने से लगता है कि उसके पास अभी भी कुछ तर्क बाकी हैं। मुझे लगता है कि अगर वह उन कार्डों का इस्तेमाल करता है तो शायद मैं जीत नहीं पाऊंगा। लिनसिया, उसकी बेटी थकी हुई थी। उसने यान की तरफ मुड़कर कहा, तुम्हारी बात पर यकीन है। तुम्हें समझा कर रहे हो। जिस तरह से तुम हो, कौन जाने, शायद तुम पहले ही पृथ्वी तत्व क्षेत्र में पहुंच गए हो। लेली, वो फिर बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। मैंने तो ये बात बहुत पहले ही समझ ली थी। वह इस विषय पर और अधिक विचार नहीं करना चाहती थी और उसने तुरंत मुकर कर देखा कि किस लाइन परिवार के किसी अन्य शिष्य को चोट लगी है। वहीं दूसरी ओर लिन डोंग अपनी हंसी और रोने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें ये भी लगा कि लिन यान को बड़े पैमाने पर पुरालेख दिखाने की जरूरत थी। दूसरी ओर वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह बहुत ही शांत स्वभाव का था। इस बार उसकी रिया लिन सिया जैसी ही थी। दोनों को लगा कि लिन यान बहुत मजबूत है, खासकर वह मार्शल आर्ट जिसका उसने अभी अभी इस्तेमाल किया था, जिसे लिन डोंग ने पहली बार देखा और आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली महसूस किया। ऐसा लगता है कि भाई लिन यान के भी अपने कुछ रहस्य हैं। लिन डोंग भारी था, जबकि दूसरी ओर लिन शिया ने अपनी जांच में पूरी तरह से पाया कि लिन परिवार के शिष्यों के समूह में केवल मामूली समानता थी, कुछ भी गंभीर नहीं था। इसलिए उन्होंने तत्काल सामूहिक लिन परिवार के पास वापसी का निर्णय लिया। बस थोड़ा इंतजार करो लिन यान, लिन डोंग, हमें कुछ कहा जाता है।
हालांकि जैसे ही लिन यान और अन्य लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, लिन होंग और लिन शान पीछे से चले गए। इस समय जब वे दोनों पास आए तो उनमें पहले आक्रामक व्यवहार नहीं था। इसके बजाय वे सरल और मध्यम लग रहे थे, लेकिन वे उदार स्वभाव के लोग भी थे। आखिरकार उन्हें अभी अभी लिन यान और लिन डोंग से मदद मिली थी, इसलिए अब उन दोनों ने लिन यान और लिन डोंग से दिल से कहा, अभी जो उसके लिए धन्यवाद हुआ। पहले गलती हमारी ही थी। लिन डोंग ने बगल में लिन यान की ओर देखा, ये संकेत दिया कि उससे बात करनी चाहिए। ये देखकर लिन यान मुस्कुराया और सिर हिलते हुए बोले, जो हुआ सो। खरोंच कुछ भी हो जाए, हम सब परिवार का हिस्सा हैं। आम दिनों में हमारी छोटी मोटी कहासुनी हो सकती है, लेकिन जब परिवार के रूप में हमें तीनों का सामना करना पड़ा तो हम असली दोस्त कैसे रह सकते हैं। ज्यादा चिंता मत करो। दोनों के अभिलेख थपथपाने के बाद लिन यान जल्दी से चले गए। लिन होंग और लिन शान ने लिन यान की बातें सुनने के बाद मिश्रित भावनाओं के साथ उसके मिले रूप को देखा। कितनी उदारता, कितना साहस। छोटे भाई, हमने बहुत कुछ खो दिया है। पहली बार लिन हैंग को इतना हीन महसूस हुआ। वह भारी है और लिन शान से कहा। लिन शान ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ भाई, भाई लिन यान वाकई आम लोगों से अलग हैं। वे सभी जल्द ही लिन परिवार के पास लौट आए। हालांकि लौटने पर वे तुरंत अलग अलग रास्तों पर नहीं चले गए। चूंकि आज महीने का आखिरी दिन था, इसलिए लिन परिवार के मिलन का समय था। हर महीने इस समय परिवार के प्रमुख सदस्य महीने भर के विभिन्न मामलों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते थे। लिन परिवार में लौटने के बाद लिन यान, लिन डोंग, लिन शिया, किंग टैन, साथ ही लिन होंग और लिन शान सभी एक साथ लिन परिवार के पिछवाड़े में गए। वे अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए, खाना खाते और बातें करते रहे। हंसी से पूरा माहौल गूंज उठा। खाना खाते समय लिन झेन तियान के हाथों में एक पत्र थमा दिया गया। लिन झेन तियान ने उसकी सामग्री देखी। उनका चेहरा पहले तो गंभीर हो गया, लेकिन जल्द ही वह खिल उठे और वे जोर से हंस पड़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। लिन झेन तियान की अचानक खुशी देखकर सब लोग हैरान रह गए, इसलिए लिंकन ने पहल करते हुए उनसे पूछा, पिताजी आप इतने खुश क्यों हैं। लिन झेन तियान मुस्कुराया और बोला, मुझे अभी अभी कुछ जानकारी मिली है। आज हमारे घर के नौजवानों का लेई और शी परिवारों से फिर से झगड़ा हो गया और अंत में उन्होंने शी यंगइंग और लेईली को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लिंकन इस बात से हैरान था और बगल में खड़ी लिन शियाओ ने भी हैरानी भरे लहजे में कहा, पिताजी क्या ये खुशी मनाने की बात है। वे सभी हैरान थे क्योंकि अतीत में जब परिवार की युवा पीढ़ी का लेई और जी परिवार से टकराव होता था तो वे अक्सर हार जाते थे। बड़े लोग व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, इसलिए हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ता था। अगर इस बार जी यंगइंग और लेईली वहां नहीं होती तो वे मानते कि उनके लिन परिवार के युवा विजयी हुए हैं। लेकिन अभी अभी लिन झेन तियान ने भी लेईली के वहां होने का जिक्र किया, इसलिए यह निश्चित था कि उनके लिन परिवार के युवाओं को फिर से हार का सामना करना पड़ा है। अब खुश होने की क्या बात, ये निश्चित रूप से फायदेमंद है। लेकिन लिन झेन तियान ने आगे जो कहा उससे वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। मैंने सुना है कि लिन यान नाम का ये लड़का एक नाजुक मौके पर प्रकट हुआ। उसने न केवल लेईली को रोका बल्कि एक मुक्के से उसे पीछे धकेल दिया। किसने सोचा होगा कि यह लड़का इतना छुपा हुआ है। अब आसपास मौजूद लिन परिवार के सभी सदस्य अचंभित रह गए। उन्होंने लिन यान को हैरानी से देखा। वे सभी जानते थे कि लेईली कितना शक्तिशाली था। इतनी कम उम्र में ही वह बॉडी टेम्परिंग के 9वें स्तर पर पहुंच चुका था और हो सकता है कि वह जल्द ही पृथ्वी तत्व क्षेत्र तक भी पहुंच जाए। इतने कम उम्र के उस लड़के की ताकत उनके लिन परिवार के लिन होंग और लिन शिया से कहीं अधिक थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस बार लिन यान उसे हरा देगा। लिन यान, क्या ये सच है। इस समय सभी को अविश्वास का अनुभव हुआ और लिन शियाओ ने लिन यान से पूछते हुए विशेष रूप से प्रसन्नता व्यक्त की। यह महज किस्मत की बात थी। लिन यान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। इससे लिन शियाओ के चेहरे पर खुशी का भाव और भी बढ़ गया और लिन जेन तियान ने सीधे हंसते हुए कहा, हा हा हा, बहुत शानदार। लगता है कि हमारे लिन परिवार ने आखिरकार एक सुपर जीनियस का जन्म कर दिया है। लिन जेन तियान ने लिन यान से कहा, लिन यान, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, भविष्य में अगर कोई भी इच्छा हो तो बस कह देना। जब तक परिवार की मदद कर सकते हैं हम सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। शिकार की लड़ाई में अभी भी 4 महीने बाकी हैं। उस समय निर्णय आप पर निर्भर है। ये सुनकर लिन यान ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। अंततः ये भोजन अत्यंत सुखद वातावरण में समाप्त हो गया। आज की इस घटना के बाद लिन परिवार में लिन यान की प्रतिष्ठा का पता चला। अन्य युवा पीढ़ी हो या बुजुर्ग पीढ़ी, सभी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। पहली बार लिन यान को इस परिवार से का पता चला। कहावत है ना, जब किसी के साथ दयालुता से व्यवहार किया जाए तो भला कौन रह सकता है। लिन परिवार ने लिन यान के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, विशेष रूप से लिन डोंग, किंग टैन, लिन सिया और अन्य दोस्तों के साथ। इस संबंध के कारण लिन यान के मन में स्वाभाविक रूप से लिन परिवार के प्रति स्नेह विकसित हुआ।
तो शिकार हंटिंग बैटल में अपना कौशल दिखाते हैं। मुझे आश्चर्य है कि मैं वहां पंजीकरण कैसे करा सकता हूँ। लिन यान ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। जैसे ही वह जाने वाला था उसने देखा कि किंग टैन तेजी से उसके पीछे चल रही है और स्टेप दर कदम उसके करीब आ रही है। लिन यान, मेरा इंतजार करो। लिन यान रुक गई और कुछ रंगीन से किंग टैन की ओर देखने लगी। क्या हाल है किंग टैन? किंग टैन के गाल साइंट लाल हो गए और उनकी उंगलियां पीछे की ओर घूमने लगी, लेकिन आखिरकार उन्होंने मन बना लिया और लिन यान से कहा, लिन यान, मेरे पास अभी भी एक नाटक के 2 टिकट हैं। मैं इसे देखने के लिए उत्सुक हूँ। क्या आपके पास समय है? इस अध्याय का अंत, मैं मार्शल पूर्वज नहीं बन सकता तो मैं सम्राट यान बनूंगा। रंगमंच, किंग टैन, घुटने का तकिया वेब नॉवल। ये शब्द कहने के बाद किंग टैन ने आशा और भय के मिले जुले भाव से लिन यान की ओर देखा और उसके जवाब का इंतजार करने लगी। उसकी मिली जुली भावनाओं का मुख्य कारण ये था कि इस दौरान किंग टैन ने गुप्त रूप से उसकी भावनाओं की पुष्टि कर दी थी। ऐसा प्रतीत हुआ शायद कि वह वास्तव में लिन यान को पसंद करती थी। इससे पहले किंग टैन ने अपनी माँ से पूछा कि किसी को पसंद करने का अनुभव कैसा होता है। उसकी माँ ने कहा कि उसे देखकर उसे खुशी होती है, जब वे अलग होते हैं तो वह खोई हुई सी महसूस करती है, और जब वे साथ नहीं होते तो वह उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। उस समय किंग टैन को लगा कि वह लिन यान को पसंद कर सकती है क्योंकि उसके लक्षण उसकी माँ द्वारा बताए गए लक्षणों से पूरी तरह मेल खाते थे। इस दौरान किंग टैन काफ़ी दुविधा में था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लिन यान काफ़ी समय से लगन से अभ्यास कर रही थी और वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, वरना वह बहुत पहले ही लिन यान को डेट पर जाने के लिए पूछ चुकी होती। अब जबकि लिन यान के पास कुछ खाली समय था, किंग टैन ने हिम्मत जुटाकर उसे डेट पर जाने के लिए कहा, इस डर से कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो लिन यान बाद में उपलब्ध न हो। लिन डोंग का क्या होगा? क्या वह नहीं जा रहा? लिन यान को नहीं पता था कि किंग टैन के मन में इतने सारे विचार थे। उसकी बातें सुनकर उसने कुछ उलझन में उससे पूछा। किंग टैन ने सिर हिलाकर जवाब दिया। लिन डोंग ने कहा कि वह प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। दरअसल लिन डोंग आज रात की ट्रेनिंग छोड़ सकता था, लेकिन अगर वह अभी ट्रेनिंग नहीं भी करता तो भी उसे बाद में ट्रेनिंग करनी ही पड़ती। वह अपनी योजना को खराब नहीं कर सकती थी। लिन यान ने जवाब में सिर हिलाया और किंग टैन की उम्मीद भरी निगाहों को देखकर वह उसे मना नहीं कर सका। वह मान गया और बोला, ठीक है, तो चलिए नाटक देखने चलते हैं। किंग टैन तुरंत मुस्कुरा उठी। सच कहूं तो आज ये कदम उठाने के लिए उन्हें बहुत साहस की आवश्यकता थी, लेकिन इस समय किंग टैन बहुत आभारी थी कि उसने हिम्मत जुटाई, क्योंकि अब उसे लिन यान के करीब आने का मौका मिल सकता था। चलो लिन यान। किंग टैन खुशी से मुस्कुराए और चलते हुए उसके कदम तेज हो गए। दोनों जल्दी ही किंगयांग टाउन पहुंच गए और चलते समय किंग टैन सबका ध्यान अपनी ओर खींचने लगी, जिससे काफ़ी लोगों का ध्यान उसकी ओर गया। इसका मुख्य कारण ये था कि किंग टैन प्यारी और मनमोहक लग रही थी, और हालांकि उसकी पोशाक बहुत भड़कीली नहीं थी, फिर भी इससे उसके गोरे पतले पैर दिख रहे थे, जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अगर मैं लिन यान का हाथ पकड़ पाती तो कितना अच्छा होता। उसका हाथ इतना बड़ा है, कितना सुरक्षित महसूस होता। लिन यान के साथ चलते हुए किंग टैन ने मन ही मन सोचा। सड़क पर कई जोड़ों को हाथ पकड़े हुए देखकर उसे थोड़ी ईर्ष्या हुई, लेकिन वह इसे सीधे तौर पर कहना नहीं चाहती थी, इसलिए वह दुविधा में थी। तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया और किंग टैन ने इस मौके का फायदा उठाकर लिन यान का हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ किंग टैन? लिन यान इस अचानक हुई हरकत से हैरान थी और उसने उत्सुकता से किंग टैन से पूछा। हे लिन यान, मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, किंग टैन ने शर्मिंदा होते हुए लिन यान से कहा। लिन यान ने भौहें चढ़ाते हुए जवाब दिया, तो क्या तुम वापस जाना चाहते हो? किंग टैन एक पल के लिए चौंक गई। आखिरकार उसे डेट पर बुलाने के बाद वह उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती थी। इसलिए किंग टैन ने झट से लिन यान से कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। असल में इतनी ठंड नहीं है लिन यान, बस तुम्हारा हाथ पकड़ने से ही मुझे गर्मी मिल जाएगी। ये सुनकर लिन यान को थोड़ा अजीब लगा। क्या सचमुच हाथ पकड़ने से गर्माहट मिलती है? लेकिन फिर भी उसने मना नहीं किया और मान गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह चैट जीपीटी। लिन यान के हाथ की गर्माहट महसूस करते हुए किंग टैन के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई और वह खुशी से गुनगुनाने लगी। उसके चेहरे से मुस्कान हट ही नहीं रही थी। लिन यान का हाथ इतना बड़ा, इतना मजबूत और इतना गर्म है। टपकने वाली लार को झट से पहुंचते हुए किंग टैन ने अपने पहनावे पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह इस तरह की बात की वजह से लिन यान पर बुरा प्रभाव नहीं छोड़ना चाहती थी। दोनों झटपट थिएटर पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने अच्छी सीटों से नाटक देखा। हालांकि किंग टैन को थोड़ी निराशा हुई क्योंकि थिएटर पहुंचने के बाद लिन यान ने उसका हाथ पकड़ना जारी नहीं रखा। इससे किंग टैन को थोड़ा अफसोस हुआ। मुझे अब भी लिन यान का हाथ पकड़ने की इच्छा होती है, ये बहुत गर्म और आरामदायक है। शर्म से लाल होते हुए किंग टैन ने मन ही मन सोचा और धीरे धीरे अपने नितंबों को लिन यान के बगल में सीट पर सरकाने लगी, इस डर से कि कहीं वह उसे देख न ले।
लिन यान ने इनमें से किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया, वह बस बैठकर नाटक देखता रहा। हालांकि नाटक में उसकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसे नाटक देखना ऐसा लग रहा था मानो वह पिछले जन्म में कक्षा में शिक्षक का व्याख्यान सुन रहा हो, और उसे जल्द ही नींद आने लगी। लिन यान को पता भी नहीं चला और वह सो गया, उसकी आंखें अनायास ही बंद हो गईं। लिन यान, किंग टैन ने धीरे से लिन यान को पुकारा, यह महसूस करते हुए कि वह सो गया है। उसने सावधानी से उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और अपनी जांघ को उसका तकिया बना लिया। शायद वह बहुत थका हुआ है। वह हाल ही में ताकत हासिल करने के लिए जमकर अभ्यास कर रहा है और इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, किंग टैन ने चिंता से लिन यान के बालों को धीरे से सहलाते हुए खुद से कहा। जब लिन यान सो रहा था तो उसकी नाक से हल्की सी सांस की आवाज़ आ रही थी। इस हवा के झोंके को महसूस करते हुए किंग टैन के गाल थोड़े गर्म हो गए और लिन यान के बालों के नीचे उसकी टांगों में हल्की खुजली महसूस हुई, लेकिन उसने उसे जगाने से बचने के लिए अपनी टांगों को कसकर एक साथ दबा लिया। माफ़ कीजिए, मुझे गलती से नींद आ गई थी। जब लिन यान जागा तब तक नाटक समाप्त हो चुका था। हालांकि थिएटर में ज़्यादा लोग नहीं थे, फिर भी नाटक के बाद लोगों के बाहर निकलने के शोर से वह जाग गया। जब लिन यान जागा और उसने किंग टैन की थोड़ी दबी हुई जांघें देखीं तो वह तुरंत बीच से उठ बैठा, अजीब तरह से अपना सिर खुजाते हुए बोला, किंग टैन थोड़ी शर्मिंदा थी, लेकिन उसने लिन यान को दोष नहीं दिया। वास्तव में उसे अभी अभी का दृश्य बहुत अच्छा लगा। उसने लिन यान की ओर देखा और कहा, अच्छा लिन यान, अगली बार मुझे मुआवजा देकर मेरे साथ दोबारा डेट पर क्यों नहीं जाते? लिन यान ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है। इसके बाद किंग टैन ने एक शरारती मुस्कान बिखेरी और ये देखकर कि देर हो रही है, वे दोनों लिन परिवार के पास लौट गए। अगले दिनों में लिन यान ने लिन परिवार के साथ प्रशिक्षण जारी रखा। हालांकि यह उतना तीव्र नहीं था जितना पहले था जब वह पशुवत अग्नि का पोषण कर रहा था और युद्ध कौशल सीख रहा था, लेकिन उनका अधिकांश समय प्रतिदिन प्रशिक्षण में ही व्यतीत होता था। इस तरह के प्रशिक्षण के तहत लिन यान सफलता के और करीब पहुंचता जा रहा था और वह बैंगनी आग का उपयोग करने में तेजी से निपुण होता जा रहा था। शायद नौजवान, तुम घटिया किस्म की गोलियों को परिष्कृत करने की कोशिश शुरू कर सकते हो। एक दिन जब लिन यान को बैंगनी अग्नि को नियंत्रित करने में अधिक कुशल होते देखकर अचानक औषधि विशेषज्ञ की आवाज़ सुनाई दी, जिसने लिन यान को याद दिलाया, क्या ऐसा है तो मैं एल्डर मेडिसिन को आजमा कर देखूंगा। लिन यान तुरंत सहमत हो गया और फिर उसने वैद्य से द्वितीय श्रेणी की गोलियों की विधि प्राप्त की। वह औषधीय सामग्री खरीदने के लिए किंग्यांग शहर गया और द्वितीय श्रेणी की गोलियां बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इस अध्याय का अंत, मैं मार्शल पूर्वज नहीं बन सकता तो मैं सम्राट यान बनूंगा। अच्छी चीजें जोड़े में आती हैं। द्वितीय श्रेणी का रसायनज्ञ, मध्य स्तरीय मौलिक क्षेत्र वेब नॉवल। लिन यान ने तुरंत कार्रवाई की। किंग्यांग कस्बे से आवश्यक औषधीय सामग्री खरीदने के बाद वह जल्दी से घर लौट आया। इसका मुख्य कारण ये था कि अब उसे लिन परिवार का आर्थिक सहयोग प्राप्त था। पहले की तुलना में, जब उसे सामान खरीदने से पहले ये सोचना पड़ता था कि उसकी बचत पर्याप्त है या नहीं, अब उसके लिए सामान खरीदना बहुत आसान हो गया था। घर पहुंचते ही उसने पिछवाड़े में रखा औषधि का बर्तन निकाला और अमृत को परिष्कृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। वह चाहे जिस भी औषधि का निर्माण कर रहा हो, पहला कदम हमेशा औषधीय जड़ी बूटियों को परिष्कृत करना ही होता था, क्योंकि जड़ी बूटियों को परिष्कृत करके और उनके सार को निकालकर ही औषधीय शक्ति के संयोजन और गोली निर्माण की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सकता था। यदि शोधन प्रक्रिया ठीक से नहीं की गई और जड़ी बूटियों में बहुत अधिक अशुद्धियां रह गईं, तो इससे न केवल औषधि की गुणवत्ता प्रभावित होगी बल्कि शोधन प्रक्रिया विफल भी हो सकती है। इसलिए लिन यान ने सीधे औषधीय जड़ी बूटियों को परिष्कृत करने से शुरुआत की। बैंगनी अग्नि प्राप्त करने के बाद लिन यान को जड़ी बूटियों को परिष्कृत करना बहुत आसान लगा। ये ज्वाला वास्तविक अग्नि थी, न कि आंतरिक तात्विक शक्ति द्वारा उत्पन्न आभासी अग्नि। इसलिए इसे नियंत्रित करना आसान था और परिष्करण प्रक्रिया के दौरान इसका तापमान अधिक था। वैद्य बुजुर्ग हमेशा की तरह लिन यान को औषधि बनाते हुए देख रहे थे। इस बार उन्होंने लिन यान को याद नहीं दिलाया, क्योंकि मैदान में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के बाद लिन यान को चिंतन के लिए अधिक समय चाहिए था। यदि वह औषधि विशेषज्ञ के बार बार दिए गए निर्देशों पर बहुत अधिक निर्भर रहता तो भविष्य में रसायन विद्या में प्रगति करना उसके लिए कठिन हो जाता। हालांकि इस बार लिन यान का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से शानदार था। यद्यपि द्वितीय श्रेणी के अमृतों को परिष्कृत करने के लिए जड़ी बूटियों की तापमान सहनशीलता अलग अलग होती थी, जिसके लिए अधिक नाजुक तरीकों की आवश्यकता होती थी, फिर भी इस समय तक लिन यान की बैंगनी अग्नि पर महारत अत्यंत निपुण हो चुकी थी। इतना ही नहीं, इस बार तो उसे अमृत को परिष्कृत करना और भी आसान लग रहा था, भले ही वह पहले की तुलना में उच्च श्रेणी का अमृत तैयार कर रहा था। बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं। वैद्य ने संतुष्टि से सिर हिलाया। वे लिन यान के प्रदर्शन से स्पष्ट रूप से प्रसन्न थे। इसी बीच लिन यान ने रसायन शास्त्र की प्रक्रिया जारी रखी।
शोधन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसने कई औषधियों का तरल पदार्थ औषधि पात्र में डाला और फिर अग्नि पर अपने नियंत्रण का उपयोग करके औषधि को और भी परिष्कृत किया। इस चरण ने लिन यान के ज्वालाओं पर नियंत्रण की भी परीक्षा ली। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया है, लिन यान का ज्वालाओं पर नियंत्रण पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर हो गया था। इसलिए इसके कुछ ही समय बाद लिन यान ने सफलतापूर्वक अमृत का शोधन पूरा कर लिया। जैसे ही औषधि का पात्र खुला, उसमें से एक हरी गोली निकली जिसके साथ एक तेज औषधीय सुगंध भी आई। वैद्य ने एक हाथ से गोली उठाई, उसकी चमक को ध्यान से परखा और उसकी सुगंध को सूंघा। अंत में उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उनकी आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। काम पूरा होने की दर बहुत ही उच्च है, गुणवत्ता उत्कृष्ट है। बहुत बढ़िया, उन्होंने लिन यान की ओर मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक द्वितीय श्रेणी के रसायनज्ञ बनने में सफलता प्राप्त कर ली है। ये सुनकर लिन यान की आंखों में कुछ उत्साह झलक रहा था। रसायनज्ञ का पद प्रत्येक स्तर की वृद्धि के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और इसके साथ ही अधिक प्रकार के अमृतों को परिष्कृत करने की क्षमता भी प्राप्त होती थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि शुरू करने के कुछ ही महीनों के भीतर तुम दूसरे दर्जे के रसायनशास्त्री बन जाओगे। ऐसी प्रतिभा देखकर वाकई विनम्रता का भाव आता है। वैद्य बुजुर्ग भावुक होकर आह भरे बिना नहीं रह सके। रसायन विद्या के क्षेत्र में वैद्य को काफ़ी ज्ञान था। हालांकि उन्होंने लिन यान जितनी तेजी से प्रगति करते हुए किसी को नहीं देखा था। कई रसायनज्ञ खुद को प्रतिभाशाली मानते थे, लेकिन वास्तविकता में उन्हें प्रारंभिक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचने में कई साल लग जाते थे। दूसरी ओर लिन यान असाधारण था। महज कुछ ही महीनों में वह दूसरी कक्षा में पहुंच गया था। ये सब अनुभवी वैद्य के मार्गदर्शन की बदौलत है, लिन यान ने मुस्कुराते हुए वैद्य को जवाब दिया। जैसे ही वह कुछ और कहने वाला था, उसने अपने भीतर की मौलिक शक्ति को अनियंत्रित रूप से उमड़ते हुए महसूस किया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। ऐसा लगता है कि मैं अब टूटने ही वाला हूँ। ये देखकर वैद्य ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये दोहरी खुशी नहीं है? उन्होंने तुरंत कहा, जल्दी से ये गोली निगल लो। ये एक शुद्ध आत्मा की गोली है जो चेतना को बढ़ाती है और मन को स्थिर करती है। साधना और सफलताओं पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। लिन यान ने जल्दी से सिर हिलाया और गोली निगल ली। फिर वह पालथी मारकर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर ली और आध्यात्मिक उन्नति की अवस्था में प्रवेश कर गया। इसी बीच वैद्य बुजुर्ग लिन यान की प्रगति को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। लिन यान का रंग निखरता और उसकी आभा मजबूत होती देख वैद्य बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी सहलाई और उनके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद लिन यान सफलतापूर्वक साधना की अवस्था से बाहर आ गया। उसने अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस छोड़ी। क्या तुम सफलता प्राप्त कर पाए? वैद्य बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, मैंने कर लिया। मैं अब मौलिक क्षेत्र के मध्य स्तर पर पहुंच गई हूँ, लिन यान ने जवाब में सिर हिलाया। उसने झट से एक मुक्का मारा और तुरंत महसूस किया कि उसका शरीर उस अभूतपूर्व सफलता से पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो गया है। इसके अलावा उसकी मौलिक शक्ति भी अधिक प्रबल हो गई थी। इससे लिन यान प्रसन्न हुआ और उसने संतुष्टि भरी मुस्कान दी। अगले दिन शिकार की लड़ाई शुरू हो गई। किंगयान कस्बे में होने वाली शिकार प्रतियोगिता सैकड़ों मील के दायरे में सबसे बड़ी घटना थी, जो कुछ वर्षों में केवल एक बार आयोजित होती थी। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवा प्रतिभागियों को न केवल उदार पुरस्कार मिलते थे, बल्कि इससे उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा भी बढ़ती थी। इसलिए इस आयोजन ने न केवल किंगयान शहर की स्थानीय ताकतों को आकर्षित किया, बल्कि अन्य क्षेत्रों के प्रतिभागियों को भी आकर्षित किया। सुबह सुबह लिन परिवार के सदस्य प्रतियोगिता स्थल के लिए रवाना हुए। ये किंगयान कस्बे के बाहर स्थित एक अखाड़ा था, जो एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था और किंगयान कस्बे के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सबसे बड़ी संरचना थी। घटनास्थल पर पहुंचकर और बढ़ती भीड़ को देखकर लिन शियाओ ने सभी को प्रतियोगिता के नियम समझाने शुरू किए। आगे का जंगल सीधे पहाड़ों से जुड़ता है, जहां कई खूंखार जानवर रहते हैं। यही शिकार की लड़ाई का मुख्य मैदान है। सभी प्रतिभागियों को एक पहचान पत्र मिलेगा और लक्ष्य जंगल को पार करके अंतिम रेखा तक पहुंचना है। इस प्रक्रिया के दौरान प्रतिभागियों को जानवरों के चंगुल से बचने के लिए अपनी क्षमताओं पर निर्भर रहना होगा। लेकिन शिकार की लड़ाई में एक नियम भी है। फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए प्रतिभागियों के पास 10 पहचान चिन्ह होने चाहिए। इसका मतलब है कि प्रतिभागियों को एक दूसरे के साथ लड़ाई भी करनी होगी। लिन शियाओ ने नियमों को विस्तार से समझाया और जल्द ही लिन यान और अन्य लोग उन्हें पूरी तरह से समझ गए। लिन शिया और लिन डोंग उत्साहित दिख रहे थे। आखिरकार यह उनके लिए लिन परिवार की ओर से अपनी प्रतिभा दिखाने का एक शानदार अवसर था। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता था कि इस दौरान उनकी ताकत में काफ़ी सुधार हुआ था। लिन यान ने कार्यक्रम स्थल का सावधानीपूर्वक जायजा लिया। ये शिकार की लड़ाई मूल कहानी में एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरण की कथानक कड़ी थी।
लिन यान को याद आया कि लिन डोंग और वू युन ने फायर पाइथन टाइगर को यहीं से प्राप्त किया था। लेकिन लिन यान को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे सिर्फ एक ही बात की परवाह थी, क्या वह यहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण हासिल कर सकता है। एक अनोखी अग्नि, एक तकनीक, एक खजाना, इनमें से किसी एक को भी प्राप्त करने से लिन यान की शक्ति में काफ़ी वृद्धि होगी। अध्याय: मैं मार्शल पूर्वज नहीं बन सकता तो मैं सम्राट यान बनूंगा। शिकारगाह में जांच करना और 9 रंगों वाले भक्षक आकाश अजगर को प्राप्त करना। वेब नॉवल। इंतजार करें समय लिन परिवार को कुछ जाने पहचानने भी देखने को मिले। आगे ग्रुप में 2 लोग सबसे अलग दिख रहे थे। एक ने भूरे भूरे रंग का रेशमी चोला पहना था और वह लिन जेंटियन के लगभग समान उम्र की लग रही थी। दूसरा एक चिपका हुआ उम्र का व्यक्ति था जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, मानो वह पूरी तरह से चापलूस हो। स्वाभाविक रूप से वे अर्थात लेई और शी परिवार के मुखिया थे। बड़े भाई लेई बाओ थे जो लेई परिवार के मुखिया थे और छोटे भाई शीन थे जो लेई परिवार के मुखिया थे। इस बार जब उन्होंने लिन परिवार को देखा तो वे अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उनके पास गए। हे लिन जेंटियन, बहुत दिन बाद मिले। लगता है कि शेयर हड्डियां अभी भी उतनी ही मजबूत हैं। बू दिए लेई, निश्चिंत रहो, मैं बाद में टैबूट में कदम रखूंगा। यह जरूरी नहीं है कि सच हो। जीवन में बहुत सी चिंताएं हैं और बोझिल जीवन जीना आसान नहीं है। और हर शिकार की लड़ाई में भारी क्षति होती है। ये किसी के लिए भी निराशाजनक है। जब दिल अवरुद्ध हो जाता है तो जीवन कठिन हो जाता है। लेकिन उनके शब्द कुछ अशोभनीय थे। आखिरकार लिन और लेई कसी परिवार लंबे समय से एक दूसरे के दुश्मन थे। इसलिए हालांकि बातचीत के दौरान दोनों पक्ष विपक्ष विशेष रूप से सामने आए, लेकिन अगर कोई ध्यान से सुनता तो उसे अवैध संबंध और गालियों का पता चल गया था। लिन यान ने ली और शी परिवार के मुखियाओं पर भी एक नज़र डाली। आखिरकार वह लिन परिवार का सदस्य था और लिन परिवार ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। इसलिए इन दोनों परिवार वालों का इतना घमंडी व्यवहार देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। हालांकि लिन यान ने अपनी ताकत को बढ़ाया चाचा कर नहीं दिया और यह नहीं सोचा कि वह इन दोनों का मुकाबला कर सकती हैं। ये दोनों ही मूल रूप से बुनियादी शक्तियों के विशेषज्ञ थे। लिन यान की वर्तमान शक्ति के साथ, यहाँ तक कि 8 चरम विस्फोट, क्रूर अग्नि और जंगली बादल के गोले के साथ भी, वह केवल मूल शक्तियों के अंतिम स्तर के लोगों से ही लड़ सकती थी। लेकिन मौलिक शक्तियों के विशेषज्ञों का सामना करना संभव नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि लीली और शी यंगयिंग पीछे से उसे ध्यान से देख रही थी। लीली की सहयोगी लिन यान पर विशेष रूप से इच्छुक। आखिरकार पिछली घटना ने उन्हें काफ़ी अपमानित किया। इसके अलावा परिवार में वापसी के बाद इस मामले को लेकर लेई बाओ ने लीली की सीक्वल आलोचना की थी। लेकिन इसे एक तरह से अलंकरण भी माना जा सकता है। ली बाओ ने सिर्फ अपनी आलोचना ही नहीं की। आलोचना समाप्त होने के बाद उन्होंने कई उच्च श्रेणी के औषधीय सामग्रियां भी निर्धारित कीं। स्वाभाविक रूप से लेई ली को कैप्सूल बनाना अभी तक मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी उन 4 श्रेणी के औषधियों का उपयोग करके सुपर बनाया गया और पिछले कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने अपनी साधना को मूल स्तर तक उन्नत कर लिया। लिन यान, हमने बाद में हिसाब बराबर कर दिया। इसलिए लेई ली अब बहुत बढ़िया हो गई थी। लिन यान को देखकर उसने ग्लास कटर का सहारा लिया। पिछली बार खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने के लिए वह दृढ़ संकल्पित था। यदि मौका मिला तो लेई ली इस घटना के दौरान लिन यान को जान से मारने का विकल्प भी चुन सकता है। आखिरकार दुर्घटनाएं तो होती ही हैं, और अगर लिन यान की मौत गलती से हुई थी तो इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि लिन यान उतनी कुशल नहीं थी। ऐसा लगता है कि वह बहुत आत्मविश्वासी है। हालांकि लिन यान उदासीन प्रतीत हुई। उसे अचानक एक विचार आया। लेई बाओ और शी कियान इसे खुद संभाल नहीं पाए, लेकिन लेई ली उसे आसानी से पीट सकता था। अब लेई ली के आत्मसंतुष्ट चेहरे को देखकर वह ये भी जानना चाहता था कि उसके हाथों पिटने के बाद लेई ली की निगाहें कितनी हताश होंगी। दोनों टीमें तुरंत अलग हो गईं। फिर वाइल्ड ब्लेड मार्शल आर्ट्स हॉल से भी लोग एक एक करके आने लगे। सभी प्रतिभागियों को उनके पहचान पत्र मिलने के बाद वे अखाड़े में प्रवेश कर गए और शिकार की लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। लिन यान, क्या तुम मेरे साथ टीम बनाना चाहोगी? लिन शिया और लिन डोंग ने तुरंत रवाना होने की जल्दी नहीं की, बल्कि पहले लिन यान से पूछा। नहीं, मैं इसमें भाग नहीं लूंगा। लिन यान ने उन दोनों को देखकर अपना सिर हिलाया। अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे तो बैच प्राप्त करने की दक्षता कम हो जाएगी, और शिकार की लड़ाई स्वयं को प्रशिक्षित करने का एक तरीका है। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो ये बहुत आसान लगेगा और प्रशिक्षण का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। ये सुनकर लिन शिया और लिन डोंग थोड़े हैरान रह गए। आखिरकार सबका ध्यान आगे बढ़ने के तरीकों पर था, लेकिन लिन यान इसे महज एक प्रशिक्षण अभ्यास की तरह ले रही थी। सचमुच भाई लिन यान असाधारण हैं। लिन डोंग प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। उसे लगा कि लिन यान की तुलना में उसमें एक मजबूत व्यक्ति की मानसिकता की कमी है। मैं प्रभावित हूँ। सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की सोच हम जैसे आम लोगों से अलग होती है।
लिन शिया ने अत्यंत अवाक होकर लिन यान से कहा, हालांकि उसका इरादा लिन यान पर दबाव डालने का नहीं था। आखिरकार हर किसी के अपने लक्ष्य होते हैं, और लिन यान ने अभी जो कहा वह वास्तव में उसे दिल से बहुत पसंद आया था। शायद इसी वजह से वह इतना शक्तिशाली बन गया, क्योंकि वह हमेशा खुद से बहुत अधिक अपेक्षाएं रखता था। तो फिर भाई लिन यान, चलिए यहीं से विदा लेते हैं, फिनिश लाइन पर मिलते हैं। लिन यान से यह कहने के बाद लिन डोंग जल्दी से वहां से चला गया। लिन शिया भी दूसरी दिशा में चल पड़ी। दूसरी ओर लिन यान को रवाना होने की कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार उसके सिस्टम में कभी यह नहीं दिखाया गया कि वह कहाँ चेक इन कर सकता है। इसमें केवल इतना ही दिखाया गया कि एक निश्चित स्थान पर पहुंचने के बाद चेक इन पूरा हो गया। इसलिए उन प्रतिभागियों के विपरीत जिनका लक्ष्य फिनिश लाइन तक पहुंचना था, लिन यान का लक्ष्य मैदान के हर कोने का पता लगाना था। इस तरह वह किसी भी चूक के कारण चेक इन का अवसर नहीं चुकेगा। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। एक टहनी को हवा में उछालकर और ये देखकर कि वह कहाँ गिरी, लिन यान ने अपना निर्णय लिया और अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उनका सामना प्रतिभागियों और जानवरों दोनों से हुआ। स्वाभाविक रूप से लिन यान ने उन सभी को हरा दिया। आखिरकार अगर लिन यान का सामना हुआ तो वे बाद में अपने बैच को पास करना चाहते थे, इसलिए वे लिन यान पर सक्रिय रूप से हमला करते थे। जहां तक है जानवरों की, उनके जिक्र करने की जरूरत ही नहीं थी। उच्च स्तर के जानवर तो ठीक थे, लेकिन इन निम्न स्तर के जानवरों में बिल्कुल भी बुद्धि नहीं थी। लिन यान को देखते ही वे पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ पड़े। लिन यान ने स्वाभाविक रूप से कोई मर्जी दिखाई नहीं दी और सीधे एक एक मुक्के से उन सभी को नॉकआउट कर दिया। तो जैसे जैसे वह इधर उधर समुद्र तट पर आगे बढ़ा, उसे पता चला कि उसने आसानी से चेक इन नहीं किया था। लेकिन अन्वेषक में ही उसने 10 से अधिक बच जमा कर लिए थे, और अन्वेषक से प्राप्त किए गए कई दानव कोर भी मौजूद थे। उसने बेबसी से कहा, मैं यहाँ ये करने के लिए नहीं हूँ। लिन यान आगे बढ़ती जा रही थी, तभी उसने देखा कि एक और जानवर अपनी ओर तेजी से बढ़ रहा है। बिना किसी झंझट के लिन यान ने ब्लूटूथ अग्नि का विस्फोट किया और अपने साथी को घेर लिया। फिर उसने एक एक्सट्रीम्स बर्स्ट पर हमला कर दिया। इससे पहले कि वह जानवर कोई प्रतिक्रिया कर पाता, लिन यान ने सीधे उसकी छाती पर मुक्का मारा। लिन यान ने जानवर के शरीर से दानव का मूल तत्व निकाला और चेक इन स्थान की खोज जारी रखने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम बढ़ाए, अचानक सिस्टम की आवाज उठाई, बधाई हो होस्टेस, आपने शिकारगाह पर आसान चेक इन पूरा कर लिया है। प्राप्त पुरस्कार, 9 रंगीन वाला आकाश को निगलने वाला ड्रैगन। इस अध्याय का अंत, मैं मार्शल पूर्वज नहीं बन सकता तो मैं सम्राट यान बनूंगा। 9 रंगों वाला आकाश भक्षक अजगर, रानी मेडुसा वेब नॉवल। सिस्टम की अचानक आए आवाज ने लिन यान को उस समय चौंका दिया जब वह अपनी यात्रा पर निकलने ही वाला था। उन्हें इस जगह पर चेक इन पूरा करने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और न ही उन्हें इतना शानदार इनाम मिलने की उम्मीद थी। यह न तो कोई मौलिक अग्नि थी, न ही कोई मार्शल आर्ट और न ही कोई हथियार। इस बार चेक इन करने का इनाम उसे एक जादुई जानवर के रूप में मिला, और इस जादुई जीव की पृष्ठभूमि असाधारण थी। 9 रंगों वाला आकाश अजगर डॉकी महाद्वीप का एक अति जादुई जीव है जो प्राचीन शून्य अजगर को टक्कर दे सकता है। ऐसे जादुई जीव अत्यंत दुर्लभ होते हैं। उदाहरण के लिए शियाओ यान की पत्नी रानी मेडुसा 7 रंगों वाले आकाश अजगर से हरे कमल की मूल ज्वाला के विकास के माध्यम से विकसित हुई और फिर 9 रंगों वाले आकाश अजगर में परिवर्तित हो गई। ये सोचते हुए लिन यान ने सोच में डूबे हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। हालांकि चूंकि यह 9 रंगों वाला आकाश अजगर है, तो ये रानी मेडुसा नहीं होनी चाहिए, है ना? आखिरकार जब रानी मेडुसा ने ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम के साथ अपना विकास पूरा किया, तो वह केवल 7 रंगों वाले आकाश अजगर में विकसित हुई। बाद में 9 पाताल लोक अजगर कबीले के साथ अभ्यास करने और 9 रंगों वाले आकाश अजगरों की एक गुफा खोजने के कारण वह 9 रंगों वाले आकाश अजगर में विकसित हुई। ये सोचकर लिन यान ने आह भरी, लेकिन ये कहना मुश्किल है। आखिरकार ये सब व्यवस्था की वजह से है और कुछ भी संभव है। इसके अलावा पिछली बार जब सिस्टम ने सीनियर याओ लाओ को यहाँ लाया था, तो इसने उनकी आत्मा की शक्ति को बहाल करने में भी मदद की थी। कौन जानता है कि सिस्टम ने रानी मेडुसा के विकास के दौरान भी मदद की हो, जिसके कारण वह सीधे 9 रंगों वाले आकाश अजगर में विकसित हुई हो। लिन यान ने सिर हिलाते हुए इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। चाहे वह 9 रंगों वाला आकाश अजगर हो या रानी मेडुसा, क्योंकि यह व्यवस्था की ओर से एक उपहार है, इसलिए यह उसका सांप है। शाओ यान के पास कोई प्रणाली नहीं थी, लेकिन 7 रंगों वाले आकाश अजगर को बचपन से पालने के कारण ही उसके मन में शाओ यान के लिए गहरा स्नेह था। इसलिए प्रणाली की सहायता से लिन यान भी 9 रंगों वाले आकाश अजगर को बचपन से ही पालना शुरू कर देगा। तब तक 9 रंगों वाले आकाश अजगर की उसके प्रति भावनाएं शाओ यान के प्रति भावनाओं से कहीं अधिक गहरी हो जाएंगी। और एक बार जब इस 9 रंगों वाले भक्षक आकाश अजगर को विकसित कर लिया जाता है, तो बाद के चरणों में इसकी शक्ति वरिष्ठ याओ लाओ के बराबर हो जाएगी। इनाम का दावा करो, मुझे 9 रंगों वाला आकाश भक्षक अजगर देखने दो।
इस बात को ध्यान में रखते हुए लिनयान ने सीधे सिस्टम को निर्देश जारी किए। इनाम बांटा जा रहा है। मेज़बान, कृपया इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। सिस्टम ने लगन से इनाम वितरित किया। लिनयान के सामने 9 रंगों की एक झिलमिलाती रोशनी प्रकट हुई और अचानक उसकी आंखों के सामने लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा एक सांप प्रकट हुआ। जब सांप पहली बार प्रकट हुआ तो वह थोड़ा हैरान परेशान लग रहा था, लेकिन जब उसकी नज़र लिनयान के शरीर पर पड़ी तो उसे अचानक एक गहरा आत्मीयता का एहसास हुआ। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और लिनयान के पैर पर रेंगते हुए स्नेहपूर्वक अपना सिर उससे रगड़ने लगा। उसकी आंखें खुशी से पतली हो गईं। बिल्कुल जैसा सोचा था, महान। लिनयान की आंखें चमक उठीं जब उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, छोटे सांप को अपने हाथ में लिया और फिर धीरे से उसके सिर को सहलाया। मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें ये जादुई जानवर कहाँ से मिला? क्या ये वही पौराणिक 9 रंगों वाला आकाश अजगर नहीं है? याओ लाओ की आवाज़ अचानक सुनाई दी और अपने सामने 9 रंगों वाले आकाश अजगर को देखकर याओ लाओ का स्वर भी कुछ हद तक बेचैन हो गया। आखिरकार ये डोकी महाद्वीप का उत्पाद है और याओ लाओ, जो जानकार और अनुभवी हैं, स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि यह 9 रंगों वाला आकाश अजगर कितना भयानक है। इसलिए लिनयान को वास्तव में इसे अपने हाथ में पकड़े हुए और इस समय इसके साथ इतने आत्मीयता से व्यवहार करते हुए देखकर याओ लाओ कुछ हद तक अवाक रह गया और लिनयान से पूछे बिना नहीं रह सका। जी हाँ, सीनियर याओ लाओ, ये छोटा सांप वास्तव में पौराणिक 9 रंगों वाला आकाश अजगर है। इस नन्हे जीव के अस्तित्व में आने की कहानी, मुझे लगता है कि यह सीनियर याओ लाओ की स्थिति के समान ही होगी। तो ये छोटा सा जीव मेरे बेहद करीब लगता है। लिनयान ने तुरंत याओ लाओ को जवाब दिया। याओ लाओ स्थिति को समझ गया था और यह भी समझ गया था कि 9 रंगों वाला आकाश अजगर लिनयान के इतने करीब क्यों महसूस कर रहा था। आखिरकार जब उसे इस दुनिया में बुलाया गया तो वह भी यह महसूस कर सकता था कि वह लिनयान के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं हो सकता। उसके सामने मौजूद 9 रंगों वाला आकाश अजगर, क्योंकि वह अभी शिशु अवस्था में है, स्वाभाविक रूप से और भी अधिक प्रभावित होता है। ये सोचकर याओ लाओ ने लिनयान की ओर हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो मेरे युवा मित्र। आपको एक ऐसा दुर्लभ जादुई जीव प्राप्त हुआ है। हालांकि यह 9 रंगों वाला भक्षक आकाश अजगर अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और अपेक्षाकृत कमजोर है, लेकिन एक बार इसका पोषण हो जाने पर यह भविष्य में कम से कम 2 जून या 2 शेंग स्तर का शक्तिशाली प्राणी बन जाएगा। यदि हम इसे यहाँ की शक्ति प्रणाली में परिवर्तित करें तो ये कम से कम मृत्यु गहन क्षेत्र, चक्र पुनर्जन्म क्षेत्र या पुनर्जन्म क्षेत्र के स्तर का होना चाहिए। ये पहले से ही एक अत्यंत शक्तिशाली सहायता है। लिनयान भी खुशी से मुस्कुराए। तो मैं सीनियर याओ लाओ के शुभ शब्दों को मान लूंगा। वह अपने सामने मौजूद छोटे सांप को देखता रहा और उसने पाया कि वह थोड़ा भूखा लग रहा था। उसके पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। इससे लिनयान थोड़ा शर्मिंदा हो गया। आखिरकार मूल रचना में शियाओयान ने उसे बैंगनी क्रिस्टल सार से पोषित किया था, लेकिन अब उसके पास ऐसी अच्छी चीज़ मौजूद नहीं थी, इसलिए वह इस छोटी सी नागिन को कैसे खिलाए, इस बारे में थोड़ा परेशान था। मेरे प्यारे दोस्त, ये 9 रंगों वाला आकाश को भस्म करने वाला अजगर अग्नि तत्व से संबंधित है, इसलिए ये लकड़ी और अग्नि तत्वों के आध्यात्मिक खजानों को सबसे अधिक पसंद करता है। बेशक मुझे ये भी पता है कि अभी आपके पास कोई नहीं है, लेकिन आप अस्थायी रूप से लकड़ी और अग्नि गुणों के आध्यात्मिक कोर का उपयोग कर सकते हैं। भविष्य में जब आपके पास समय हो तो आप इसे खिलाने के लिए इन 2 गुणों वाली गोलियों को भी परिष्कृत कर सकते हैं। याओ लाओ ने लिनयान की दुविधा को एक नज़र में भांप लिया और उसे किनारे से सलाह दी। ये सुनकर लिनयान ने पहले प्राप्त किए गए अग्नि और लकड़ी के गुणों वाले कुछ आध्यात्मिक कोर निकाले और उन्हें अपने सामने मौजूद 9 रंगों वाले आकाश को भक्षक अजगर को सौंप दिया। वह नन्हा जीव सचमुच उत्सुक था। उसने उत्साह से अपनी सांप जैसी जीभ बाहर थूकी और फिर उन सबको एक ही झटके में निगल लिया। उसने स्नेहपूर्वक अपना सिर लिनयान के शरीर से रगड़ा, फिर उसे थोड़ी नींद आने लगी और संतुष्टि भरे भाव के साथ सो गया। लिनयान ने नन्हे सांप को प्यार से छुआ, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ रखे। वह उसे यूं ही पकड़े तो नहीं रह सकता था, है ना? तुम इसे मेरी नाक्सी अंगूठी में डाल सकते हो मेरे युवा मित्र। हालांकि साधारण नाक्सी रिंग में जीवित चीजें नहीं रखी जा सकती, लेकिन मेरी नाक्सी रिंग को आपकी प्रणाली द्वारा संशोधित किया गया प्रतीत होता है। न केवल इसका स्थान अत्यंत विशाल है, बल्कि इसके अंदर जीवित चीजें भी रखी जा सकती हैं। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए लिनयान से कहा। यह सुनकर लिनयान का मन प्रसन्न हो गया। याओ लाओ के निर्देशों का पालन करते हुए उसने तुरंत 9 रंगों वाले आकाश अजगर को नाक्सी रिंग में रख दिया। इस चरण को पूरा करने के बाद लिनयान संतुष्ट हो गई। उन्होंने यहाँ अपना बहुप्रतीक्षित चेक इन पहले ही पूरा कर लिया था और यहाँ तक कि अप्रत्याशित रूप से 9 रंगों वाले भक्षक आकाश अजगर को भी प्राप्त कर लिया था। तो अगला लक्ष्य केवल यही शिकार की लड़ाई है, जैसा कि पहले निर्दिष्ट किया गया है। थंडर और शी परिवारों के बारे में उनकी राय अच्छी नहीं थी, लेकिन फिलहाल वह लेई बाओ और शी कियान से निपट नहीं सकता था। इसलिए उसके पास अपना गुस्सा निकालने के लिए लेईली के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। और पहले वाली लिनयान को इस बच्चे पर काफ़ी भरोसा था।
इस अध्याय का अंत, मैं मार्शल पूर्वज नहीं बन सकता तो मैं सम्राट यान बनूंगा। अध्याय 30 अग्नि अजगर बाघ आयरनवुड मनो उच्च दांव वेब नॉवल। अपना निर्णय लेने के बाद लिन यान रैपिड वहां से चली गईं। वह गाह के अंतिम शेर की ओर तेजी से दौड़ते हुए शिकार करने लगा। पूरे रास्ते वह बहुत तेजी से दौड़ता हुआ चला गया। हालांकि संभवतः शिकार की लड़ाई अपने अंत के करीब होने के कारण लिन यान को रास्ते में शुरुआत की तुलना में कम स्टूडियो और बीस्ट मिले। इससे उसे पॉइंट की ओर और भी तेजी से अंतिम वृद्धि का मौका मिला। दरार, एक और मौके से लिन यान ने अपनी ओर दौड़ते हुए एक जानवर को मार डाला। अपनी उंगली झटकते ही एक नीला चेहरा और उसने तुरंत ही उस जानवर के शव को जलाकर राख कर दिया। केवल उसका सबसे महत्वपूर्ण राक्षसी मूल भाग ही बचा रहा था। लिन यान ने एक हाथ से राक्षस का मूल भाग गाया, मन ही मन बुदबुदाया, हम करीब ही होंगे। वह अपने रास्ते पर जा रही है। कुछ ही समय बाद उसने सड़क किनारे एक अग्निगन बाघ का शव देखा। इससे और भी बढ़ावा मिला कि शिकार की लड़ाई अब खत्म होने वाली थी। आखिरकार स्थिर स्थिति को देखते हुए लिन डोंग और अन्य लोगों ने फायर पायथन टाइगर को मार डाला। इसलिए मजहब जल्द ही शुरू होने वाला है। ये डायरेक्शन लाइन यान अंतिम बिंदु की ओर और भी तेजी से बढ़ रही है। इस बीच दूसरी तरफ, जैसा कि लिन यान ने अनुमान लगाया था, इस समय लिन डोंग, वुयुन और अन्य सभी शिकार की लड़ाई के अंतिम बिंदु पर पहुंच गए थे। लिन डोंग और वुयुन के पत्थर के चबूतरे पर ही कई सन्यासी तेजी से उनके पास आए, वहां मौजूद मशहूर हस्तियों की संख्या गिनी, सिर हिलाया और फिर चले गए। प्लेटफॉर्म के नीचे लिली और शी यंगेंग के चेहरे का भाव एकदम ठंडा पड़ गया। लिन डोंग और वू युन के मंच से नीचे उतरने से पहले ही लेईली तुरंत मुग्ध हो गईं और लेई और शी परिवार के दर्शकों की ओर से मुंह जोर से चिल्लाए, दादाजी, अंकल शी, जब जंगल में हमारा सामना एक बुरी तरह से घायल अग्निजाइन बाघ और उसके 3 नवजात शावकों से हुआ तो हम दोनों ने लंबे समय तक भयंकर युद्ध किया और अंत में उसे मार डाला। अचानक लिन डोंग और वू युन ने हम पर हमला किया और अग्निगन बाघ के शावकों को पकड़ लिया। कृपया हमें बताएं। जैसे ही उनकी आवाज़ सामान्य हुई, पूरा दर्शक वर्ग शोरगुल में डूब गया। खासकर जब उन्होंने 3 अग्निशामक बाघों के शावकों के बारे में सुना तो दादी की आंखों में गहरी चमक उठी। ये अग्नि अजगर बाघ के शावक थे। यदि इसका सही ढंग से पालन पोषण नहीं किया जाए तो भविष्य में इस स्वर्ग तत्व क्षेत्र के विशेषज्ञ के बराबर युद्ध शक्ति प्राप्त कर ली जाएगी। इसलिए पल भर में लेई बाओ और शीदान के अवशेष दिए गए। उन्हें इस बात की पुष्टि नहीं थी कि लिन डोंग द्वारा कथित अपमानजनक घटना सच या झूठ थी। इस समय उनका एकमात्र लक्ष्य लिन परिवार से अग्निगन बाघ के शावकों को छीनना था। लिन झेंटियन, लुओ चेंग, आपने क्या सुना? लिन डोंग और वू यून ने हमारे अग्निगन बाघों के शावकों को चुरा लिया है। कृपया उन्हें वापस लौटें। ली बाओ ने तुरंत लिन झेंटियन और लुओ चेंग से कहा। दूसरी ओर वू यून ने सीधे कहा, अग्नि अजगर बाघ बुरी तरह घायल था। क्या यह उसे पाने वाले पहले व्यक्ति का हो जाता है? आध्यात्मिक खजाने योग्य लोगों के होते हैं। यह अग्नि अजगर बाघ भी अलग नहीं है। जिसके पास क्षमता होती है वह इसे ले लेता है। अब जब हमने इसे प्राप्त कर लिया है तो हम इसे आपको क्यों दें? ये सुनकर लेई बाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, अपनी कुतर्कबाजी बंद करो। लेकिन बगल में खड़े लुओ चेंग ने उनकी बात को तुरंत दबा दिया। लेई बाओ, तुम्हारे परिवार ने जो कहा वह सच है। मेरे परिवार ने जो कहा वह कुतर्क है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे कोई नाइफ मार्शल आर्ट्स हॉल को धमकाना आसान है? किनारे पर खड़े लिन झेंटियन ने आखिरकार बोलने का फैसला किया। उसने पहले कुछ नहीं कहा था क्योंकि उसे स्थिति का पता नहीं था, लेकिन अब जब उसे पता चल गया था तो उसका विचार आश्चर्यजनक रूप से दूसरी तरफ खड़े लेई बाओ और शी कियान के विचारों से मेल खाता था। यानी चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें फायर पाइथन टाइगर के शावकों को अपने पास रखना ही होगा। ये देखकर उन्होंने कहा, मैं वू यून की कही बात से सहमत हूँ। आध्यात्मिक खजाने योग्य लोगों के ही होते हैं। इसे लूट नहीं कहा जा सकता। ये तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि इन अग्नि अजगर बाघों के साथ हमारा भाग्य जुड़ा हुआ है। इसलिए लेई परिवार ने जो कहा वह निराधार है। लेई बाओ और शी कियान समझ गए थे कि आज लिन परिवार और कोई नाइफ मार्शल आर्ट्स हॉल से फायर पाइथन टाइगर को छीनना आसान नहीं होगा। फिर भी वे हार मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि फायर पाइथन टाइगर का बहुत महत्व था। अगर वे इसे हासिल कर लेते तो इससे उनके परिवार की शक्ति में बहुत वृद्धि होती। इसलिए कुछ विचार विमर्श के बाद लेई बाओ ने एक और निर्णय लिया। उन्होंने जी कियान, लुओ चेंग और लिन झेंटियन की ओर देखा और फिर कहा, जब ऐसा है तो क्यों ना हम शर्त लगा लें। सभी ने अभी अभी यही कहा कि आध्यात्मिक खजाने सक्षम लोगों के ही होते हैं। अब आइए निर्धारित करें कि सक्षम लोग कौन हैं। लिन झेंटियन ने सबसे पहले आपत्ति जताई। लेई बाओ, तुम बड़े ही चालाक हो। क्या तुम सचमुच दूसरों के नुकसान पर अपना फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? लेई बाओ ने चिढ़कर कहा, मैं इतना बेशर्म नहीं हूं। ऐसी स्थिति में हमारे चारों परिवार शर्त के तौर पर कुछ न कुछ रकम लगाएंगे।
आपका लिन परिवार और कुई नाइफ मार्शल आर्ट्स हॉल स्वाभाविक रूप से फायर पाइथन टाइगर के शावकों पर दांव लगाएंगे। तो फिर मेरा लेई परिवार आयरनवुड मनों के साथ शर्त लगाएगा और शी परिवार किसी और चीज़ का इस्तेमाल करेगा। कैसा रहेगा? सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। तभी लुओ चेंग ने सीधे लेई बाओ से कहा, तो लेई बाओ, तुम क्या शर्त लगाने का इरादा रखते हो? क्या तुम मेरे और लिन परिवार के मुखिया के साथ मुकाबला करने की योजना बना रहे हो? इस समय लुओ चेंग ने ठंडेपन से लेई बाओ को देखा। उसके चेहरे पर बना निशान किसी कनखजूरे की तरह हिल रहा था। ये सुनकर लेई बाओ ने ठंडे लहजे में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं। मेरा मानना है कि युवा पीढ़ी को अपने मामले खुद ही निपटाने चाहिए। तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि युवा पीढ़ी शर्त का निपटारा करने के लिए एक मुक्केबाजी मुकाबले में भाग ले। मैं भी तुम्हें धमकाऊंगा नहीं। मेरा लेई परिवार और शी परिवार लेईली को भेजेंगे, जबकि तुम्हारा लिन परिवार और कुई नाइफ मार्शल आर्ट्स हॉल सीधे लिन यान को भेज सकते हैं। अगर तुम जीतते हो तो हम हार मान लेंगे और मामला यहीं खत्म कर देंगे। हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे और यही बात तुम पर भी लागू होती है। कैसा रहेगा? लुओ चेंग और लिन जेंटियन कुछ देर तक चुप रहे। दूसरी ओर जी कियान ने चुपचाप लेई बाओ से पूछा, भाई लेई, क्या ये संभव है? अगर मुझे सही याद है तो कुछ महीने पहले लेई ली को लिन यान ने हरा दिया था। लेई बाओ ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, कुछ महीने पहले लेई ली अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा था। और अब जब लेई ली पृथ्वी तत्व क्षेत्र में पहुंच गया है तो मैंने उसे अपने लेई परिवार की चौथी श्रेणी की मार्शल आर्ट भी सिखा दी है। इसलिए लिन यान निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये सुनकर जी कियान को आखिरकार राहत मिली। अगर लेई बाओ ने ऐसा कहा था तो उनकी यह शर्त जीतना लगभग तय था। आखिर लिन यान ने पृथ्वी तत्व क्षेत्र में प्रवेश तो किया ही नहीं था। ठीक है, चलिए भाई लेई की योजना के अनुसार आगे बढ़ते हैं। लेई बाओ ने तुरंत बगल में खड़े लिन जेंटियन और लुओ चेंग की ओर देखा। कुछ बातचीत के बाद उन दोनों को ये भी समझ आ गया कि आज का मामला इतनी आसानी से हल नहीं होगा, और मौजूदा हालात को देखते हुए यही सबसे अच्छा समाधान प्रतीत होता था। निर्देशक लुओ, आपका क्या विचार है? लिन जेंटियन ने लुओ चेंग की राय पूछनी शुरू की। मैं लिन यान पर भरोसा करना चुनता हूँ। मैंने वू युन से पहले जो कुछ हुआ था उसके बारे में भी सुना है। लुओ चेंग ने तुरंत जवाब दिया। ये सुनकर लिन जेंटियन ने चुपचाप सिर हिलाया। फिर उसने बगल में खड़े लेई बाओ और शी कियान की ओर देखा और शांत भाव से कहा, तो फिर इसे इसी तरह तय किया जाए। लिन यान के आते ही हम शर्त शुरू कर देंगे। इस पर लेई बाओ हंस पड़ा और शी कियान ने भी दृढ़ मुस्कान दिखाए। उन्होंने इस मामले पर जोर देना जारी नहीं रखा, बल्कि धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। और उनकी प्रतीक्षा में लिन यान आखिरकार आ ही गई। अध्याय समाप्त।